गया 70 लोगों का। ठीक है करो चालू। तो मेरे को मेन स्ट्रीम पे ले लेना। हाँ सागर। यस सर। मैं 1 मिनट में खत्म कर दूं, उसके बाद में जो है यस सर अरुण जी को ले लेना तुम स्क्रीन पे। साथियों नमस्कार, 5:30 बज गए हैं, अपना चालू कर रहे हैं प्रोग्राम। और लास्ट टाइम क्या हुआ अरुण जी, मैंने किसी का इंट्रोडक्शन खुद ने दे दिया था। हाँ। तो उसने मेरे को बोल दिया भाई साहब आपसे बड़ी इंट्रोडक्शन तो मैं दे सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन देना बंद कर दिया है। अच्छा क्या मेलोडी गाओ और खुद जान जाओ ये सब। अब मैं अरुण जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया प्रोग्राम शुरू करें प्लीज। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। तो मेरा नाम अरुण ऋषि है और मैं अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाता हूँ। स्वर्गीय का हमारा जो कंसेप्ट है कि जो भारत में रहता है वो भारतीय और जो स्वर्ग में रहता है वो स्वर्गीय। स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, तो स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। एक दोहा है इसके ऊपर कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, और ना माने तो मर के देख। स्वर्ग मतलब चिंता मुक्त जीवन, स्ट्रेसलेस लाइफ, तनाव रहित जिंदगी। बेसिकली मैं उद्योगपति हूं। 21 वर्षों पूर्व मैंने व्यवसाय से निवृत्ति ले ली। एक लाइफ का टारगेट था कि 15, 20, 25 लाख रुपया हो, बंगला हो और गाड़ी हो। एक गाना आप लोग सुने होंगे पुराने जमाने का कि प्यारा सा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो और गाड़ी में बलमा अनाड़ी हो। तो अनाड़ी बलमा मेरी बीवी को मिल गया। वो पैसा बीवी को पकड़ा दिया और एक ट्रस्ट बना दिया और उस ट्रस्ट का नाम है आयुष्मान भव। इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं पिछले 21 वर्षों से प्रत्येक माह में 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ और 12 दिन बीवी की सेवा में रहता हूँ। तो हम लोगों का फंडा है 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में। तो 12 दिन बीवी की सेवा में, 18 दिन लोगों की सेवा में। और बीवी ने भी एक कार और आवास के साथ कारावास दे रखा है, तो 12 दिन उसकी सेवा करता हूँ, 18 दिन लोगों की सेवा करता हूँ। इंडिया की जितनी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी, मोस्ट ऑफ द आईएम्स, आईआईटीज, वहां पे मैं विजिटिंग फैकल्टी। आप जानते हैं फैकल्टी कौन होता है? फैकल्टी वो होता है जो आदमी फेंक के कल्टी हो जाता है, वो रियल फैकल्टी होता है। जो एक जगह होते हैं वो डिफिकल्टी होते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो फैकल्टी थे, अच्छी अच्छी चीजें फेंकते थे और वहां से कल्टी हो जाते थे। भारत की 27 बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, मारुति, होंडा, आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, हम लोग वहां पे हैं। यहाँ जो हम लोग हमारी सेवाएं दे रहे हैं, एक टीक्यूपी प्रोग्रामिंग पे सेवा दे रहे हैं। आपने नाम सुना होगा नर से नारायण बनने की कहानी। तो ये टीक्यूपी प्रोग्रामिंग हुई है। जैपनीज लोगों का कंसेप्ट है टीक्यूएम का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जैपनीज लोगों का मानना है कि यदि हमें लोगों से अच्छे से काम लेना है तो मैनेजमेंट, हमारा जो व्यवस्थापन है वो क्वालिटी का होना चाहिए, वो गुणवत्ता में होना चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो व्यक्ति समाज की इकाई है, पर्सन, वही यदि क्वालिटी की नहीं है तो कैसे हम लोगों से काम ले पाएंगे? तो Japanese people are talking about TQM and I am talking about TQP. What is TQP? हम लोग बहुत क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं। आज हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, स्कूटर लेने जाते हैं, मोटर बाइक लेने जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को एक क्वालिटी प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है और क्वालिटी प्रोडक्ट की हम लोगों की एक फ्रेम है। गाड़ी खरीदेंगे, सबसे पहले पूछेंगे कि भैया एवरेज कितना है, कम पेट्रोल में ज्यादा चलने वाली गाड़ी आपको चाहिए, इट मस्ट बी एनर्जी इफिशिएंट, देन इट शुड बी मेंटेनेंस फ्री, ज्यादा काम तो नहीं मांगती भैया, ज्यादा काम नहीं मांगती, देन इट शुड बी इकोनॉमिकल, सस्ती होना चाहिए। तीनों के जवाब यदि हमको हाँ में मिल जाते हैं तो हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि इट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट। यदि हम एक व्यक्ति को इस फ्रेम में रखें, क्या वो मेंटेनेंस फ्री है? आज सर्दी हो गई, आज जुकाम हो गया, आज पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, आज ये हो रहा है, आज कोरोना हो रहा है, आज फलाना हो रहा है, तो frequently we need maintenance. It means we are not maintenance free. Whether we are economical, no sir, we want more money, but we want to work less. बहुत चाहिए, काम करने की कोई बात मत करो। पहले हमारी कंपनियां बड़ी प्राउडली कहा करती थी
कि मेरे कंपनी में 60,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब बड़ी प्राउडली कहती है कि 15,000 20,000 को मैंने वीआरएस दे दिया, तो आदमी बहुत महंगा हो गया। तो हम लोग इकोनॉमिकल भी नहीं है। क्या हम लोग एनर्जी इफिशिएंट है? नहीं साहब, खाते बहुत हैं, काम बहुत कम करते हैं। गाड़ी खराब हो जाती है, पेट्रोल ज्यादा पीने लगती है, तो मैकेनिक के जाके खड़ी कर देते हैं कि साहब गाड़ी खराब हो गई, पेट्रोल बहुत ज्यादा पी रही है। बॉडी लेके कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते कि साहब खाता तो बहुत है और काम तो कुछ भी नहीं करता। तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में हम लोग आउट ऑफ पिक्चर है। 40-41 साल पहले हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट, एक मिशन अपने हाथ में लिया। क्या हम एक व्यक्ति को क्वालिटी पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं जो मेंटेनेंस फ्री हो, कभी बीमार ना पड़े, जो इकोनॉमिकल हो, कम पैसा ले ज्यादा काम करे, और जो एनर्जी इफिशिएंट हो, कम खाए और ज्यादा काम करे। सोचना चालू किया कि हम लोग क्वालिटी के क्यों नहीं है। पता चला कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दिया। सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक्स, फिर थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट, और उसके बाद दवाएं। उन्होंने आपकी दिनचर्या इस तरह से प्लान कर दी कि हर थोड़े थोड़े समय के बाद हमें उनके अप्राकृतिक चीजों की आवश्यकता होती है। तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूं जिसने पिछले 40 सालों में ये किसी भी चीज का उपभोग अपने जीवन में नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, कोका कोला नहीं, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो पिछले 40 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। मेरी उम्र 67 साल की, 67 में 68 लगने वाला है, किनारे पे। तो मेंटेनेंस फ्री हो गया 40 साल में, और 100 साल तक कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। कारण ये जितने साधन हैं सारे अप्राकृतिक साधन हैं। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। आज सुनामी आ रही है, आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पर्यावरण को खतरा है, आज कोरोना है, इन 10 ही चीजों से। अब सवाल तो मेंटेनेंस फ्री हो गए, फिर हम लोग बहुत इकोनॉमिकल है। ये सारी सेवाएं पिछले 21 वर्षों से हम आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल कॉस्ट पे दे रहे हैं। हमारा ट्रस्ट पिछले 21 वर्षों से एक क्लास की फीस लेता है 11,151 रुपए, प्लस आने जाने का खर्चा। खैर अभी लॉकडाउन में तो इसकी जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए हम लोग 100 लोग हैं, 110 लोग, 120 लोग हैं, तो 80-90 रुपया पर हेड। 1,000 लोग होंगे तो 11 रुपया पर हेड, 2,000 होंगे तो 5.5 रुपया पर हेड। रिक्वेस्ट ये होती है कि जो सीखेगा वो पेमेंट करेगा, तो कम पैसे में हम बेटर सर्विसेज देते हैं, तो इकोनॉमिकल भी हूं। फिर खाता बहुत कम हूं और काम बहुत ज्यादा करता हूं। मेरे 40 सालों का एक सिस्टम रहा है कि जब भी मैं ट्रेवलिंग में होता हूं 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूं, और घर पे रहता हूं तो 1.5 बार खाना खाता हूं। तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि जो एक बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है, और 4 बार खाता है वो महारोगी है। तो अब आप क्या हो, आप खुद ही डिसाइड करो। तो मेंटेनेंस फ्री भी हूं, इकोनॉमिकल भी हूं, एनर्जी इफिशिएंट भी हूं। खाता इसलिए भी कम हूं कि मेरे को बचपन में सिखा दिया गया था कि ईश्वर ने खाने का कोटा फिक्स कर रखा है। आप जितना ज्यादा खाओगे उतने जल्दी निपट जाओगे, और जितना कम खाओगे उतने ज्यादा जी लोगे। तीसरा फंडा यह है कि इंग्लिश में कहावत है कि 1/3 यू आर ईटिंग फॉर योरसेल्फ एंड 2/3 यू आर ईटिंग फॉर द डॉक्टर्स। तो आई ईट ओनली फॉर माई सेल्फ, आई नेवर ईट फॉर द डॉक्टर्स। लोग जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं, मैं जीने के लिए खाता हूं। तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में मैं बिल्कुल फिट हूं। फिर मेंटेनेंस फ्री होने के लिए एक दूसरा यूनिक कंसेप्ट हम लोगों ने दिया कि क्लैप 15 सेकेंड्स ए डे टू कीप ऑल द लाइफ डॉक्टर अवे। एक दवा निराली, 15 सेकेंड की ताली, ना साला ना साली, जीवन भर की खुशहाली, 15 सेकेंड की ताली। इसका सबसे पहला प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिल्ली में दिया था, एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस।
डॉक्टर लोग पहले मजाक उड़ाने लगे, बोले क्या ऋषि जी बेवकूफ बना रहे हो, ताली बजा के कोई इलाज होता है? 250 डॉक्टर थे। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने किसी किन्नर का इलाज किया? आज यही सवाल मैं डॉक्टरों से फिर पूछता हूं, क्या किसी किन्नर को कोरोना हुआ? एक को भी नहीं हुआ, कारण वो दिन भर ताली ठोकता रहता है। अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय, शायद आपने जूते के आविष्कार की कहानी पढ़ी होगी। जब जूते नहीं थे तो राजा महाराजा जितने भी बड़े बड़े नंगे पैर चला करते थे, तो राजा के आगे कालीन बिछाने वालों की फौज चला करती थी कि कालीन बिछाते थे, फिर राजा उस पर चलता था, फिर उसको लपेटते थे, फिर घोड़े पे बैठ के आगे ले आते थे। तो एक 40-50-100 लोगों की फौज इसमें लगी रहती थी कि महाराज जी के पैर में कंकड़ पत्थर ना लग जाए। एक शहर में नाटकबाजी चल रही थी, एक फकीर वहां बैठे बैठे हंस रहा था। तो मंत्री जाके पूछा क्यों हंसा? बोले यार मैं क्या कर रहे हो? बोले साहब हमारे महाराज जी के पैर में कंकड़ पत्थर ना लग जाए, तो इसके लिए हम लोग ये सब खटकरम कर रहे हैं। अरे बोले मूर्खो, वो कालीन का टुकड़ा काटो, महाराज जी के पैर में लपेट दो, रस्सी से बांध दो, ये अपने आप चला जाएगा जहां जाना है। काय को इतना खटकरम कर रहे हो? वही खटकरम आज हम लोग कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, मास्क पहन के घूम रहे हैं, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो असंभव है। अच्छा, इस सैनिटाइजेशन में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया आपने दोनों को खत्म कर दिया, तो एटमॉस्फेयर जो अच्छा होना था वो खराब हो गया, तो गड़बड़ चालू हो गई। और ये जो ताली बजाने की विधा है ये निशुल्क है, ना इसमें कोई काढ़ा पीना है, ना कोई चीजें खरीदनी है, लेकिन ऐसी चीजों के R&D के लिए पैसा नहीं मिलता है। दवाइयों के, वैक्सीन के R&D के लिए करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन आदमी बगैर दवा के ठीक हो जाए उसके रिसर्च के लिए एक पैसा भी, एक धेला भी नहीं मिलता। तो अगर हमारे यहाँ सुबह शाम जो भजन कीर्तन में तालियां बजती थी, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। तो इसमें आपको दो काम करने हैं, एक 15 सेकंड रोज ताली बजानी है, कैसे बजानी है अंत में मैं सिखाऊंगा। और दूसरा, पुराने जमाने में कि झामा आता था, ये 5 रुपए झामा बोलते हैं, इसको मेलखुरा भी बोलते हैं, गुजराती में ठीकरी बोलते हैं, स्क्रबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये भारत के घर घर में होता था। इसको, ये 10 रुपए 20 रुपए का ठीकरा आपकी करोड़ों रुपए की हेल्थ सेव कर सकता है। इसको अपने बाथरूम में रखें और नहाते समय पैर के तलवे रगड़ रगड़ के साफ करें। जितना पैर का तलवा चमकेगा उससे ज्यादा चेहरा दमकेगा। किसी सौंदर्य प्रसाधन लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी आज से 14-15 साल पहले धीरू भाई अंबानी के साथ एक मीटिंग हुई थी, तो जब उन्होंने ठीकरी देखी तो बोले ऋषि जी ठीकरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन रगड़ेगा कौन? अब ओवर वेट हो गए हैं, शावर बाथ लेने की आदत हो गई है, तो कोई बेटर ऑप्शन हो तो बताओ। तो मेरे साथ दूसरा ऑप्शन है ये एक्यूप्रेशर की प्लेट। 4 प्लेटें एक फैमिली को हम लोग रिकमेंड करते हैं। 2 प्लेटें आपकी बेडरूम में होना चाहिए, एक पत्नी की तरफ, एक पति की तरफ। मॉर्निंग में आप जैसे ही लैंड करें सीधे इस प्लेट के ऊपर लैंड करें। फिर तीसरी प्लेट होनी चाहिए ड्रेसिंग रूम में। इस प्लेट पर खड़े रह के आप दाढ़ी बनाइएगा, उससे बढ़िया शेव आप कभी जिंदगी में नहीं बना पाए होंगे। और चौथी प्लेट आपके वर्किंग टेबल के नीचे। पर्पज ये है कि दिन में 300, 400, 500 बार इस प्लेट पर आपका चलना हो जाए। तब ये आइडिया आया कैसे कि सिर्फ ताली बजा के या पैर के तलवे रगड़ के या इस प्लेट पर खड़े रह के आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग RO का साफ पानी पीते हैं, कई तरह की हाइजीन मेंटेन करते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं, कई तरह की सावधानियां बरतते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा वचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई प्रिकॉशंस नहीं लेता, फिर भी बहुत कम बीमार पड़ता है। उसको भी कोरोना नहीं होता, कारण उसका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्यों बेयर फुटेड चलता है, नंगे पैर। और जब नंगे पैर चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट उसका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है। एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के अनुसार पूरे शरीर को चलाने के पॉइंट या तो हाथ में है या पैर के तलवे में। वो जानवरों के नेचुरल वे में दब जाते हैं। हमारे यहाँ था पुराने जमाने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ और मंदिर में जाके ताली बजा लो। जो काम जानवरों का नेचुरल वे में होता था
वो हमारा उस संस्कार के कारण हो जाता था। अब हम दोनों नहीं करते, नंगे पैर भी कहीं नहीं जाते हैं और ताली भी नहीं बजाते हैं। तो हम अच्छा, नंगे पैर जाना हम भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, कारण जो लोग ज्यादा बेयर फुटेड चलते हैं उनकी मेंटल पावर वीक हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे, हम लोग जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं। तो नहाते समय पैर के तलवे रगड़ ले, ना हो तो नहाने के बाद ड्रेसिंग रूम में प्लेट पर खड़े रह के 27 बार कदम डाल कर ले, तो पैर के पॉइंट यहाँ एक्टिवेट हो गए। और कर्म ही पूजा है, हमारा जो कर्म स्थल है वो हमारा मंदिर है। तो हम लोगों ने कई फैक्ट्रियों में, कई कंपनियों में, कई ऑफिसेस में चालू करा दिया कि सुबह जैसे 8 बजे फैक्ट्री चालू होती है, 8:05 पे एक सायरन बजता है और उनके प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक के सब ताली बजाना चालू कर देते हैं। 15 सेकंड बजानी, देन वॉच योर मेडिकल बिल। इसका एक साइंटिफिक लॉजिक भी है, एनीवन कैन डू वन एक्सपेरिमेंट। आज आप आपका ब्लड एनालिसिस करा लीजिए। हमारे इम्यून सिस्टम में 4 चीजें होती हैं, WBC, लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स, इम्यूनोग्लोबुल्स। इनका काउंट ले लें। स्टार्ट क्लैपिंग फ्रॉम टुमारो, रब योर सोल ड्यूरिंग द बाथ, या उसी प्लेट पर खड़े रह के ताली बजा लें और महीने भर बाद इस काउंट को रीचेक कर लें। यू विल फाइंड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर इम्यूनिटी पावरफुल हो गई तो नोबडी कैन मेक यू सिक। तो ये सबसे बढ़िया इम्यून बूस्टर, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, ये एक दवा निराली, 15 सेकंड की ताली। अब ये तो हो गई एक बात कि आपने ताली भी बजा ली और पैर के तलवे भी रगड़ लिए। जो काम जानवरों ने नेचुरल वे में किया वो आपने संस्कार के कारण कर लिया। उसके बाद फिर सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश, टूथपेस्ट करता है? किसी जानवर को आपने किसी डेंटिस्ट के यहाँ देखा कि फलाना जानवर फलाने डेंटिस्ट के दांत वात निकलवाने बैठा है? क्या जानवर चाय कॉफी पीता है कि घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली, इसको 2 कप चाय पिला दो, इस गधे ने बहुत काम कर दिया, इसको 4 कप चाय पिला दो। तो हमें चाय कॉफी की क्यों आवश्यकता है? क्या वो शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट पीता है? तो हमें क्यों आवश्यकता है? ये हमारी आवश्यकता नहीं है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की आवश्यकता है। तो अब सवाल उठता है कि टूथब्रश, टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो दांत साफ करना मैं आज आपको इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि आप ऊपर चले जाओगे, 32 ही छोड़ जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले, बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले। बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना। दाढ़ी बनाना मैं आज आपको इतनी बढ़िया बता दूंगा कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता है और चेहरे पे रिंकल्स नहीं आएंगे। रिंकल फ्री ग्लोइंग स्किन टिल एंड ऑफ लाइफ मिलेगी। बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना, उसको अभी हम एक एक करके लेते हैं। फिर ये जो 10 चीजें मैंने आपको बताई, इसको हम लोगों ने हमारे पौराणिक चीजों से जोड़ा। हमारे यहाँ बुराइयों का प्रतीक कौन था? रावण था। बहुत बलशाली था, सोने की लंका थी उसके पास, बहुत बुद्धिमान था। तो आज की जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको हम एक रावण मान सकते हैं। करोड़ों अरबों रुपया उनके पास है, कई सोने की लंकाएं उनके पास है, कई थिंक टैंक उनके पास है। तो इस पे हम लोग एक किताब लिखे, कैसे बने मेरा भारत महान। और इसके पीछे ये रावण के 10 सिर बनाए। पहला सिर टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक, थम्स अप, लिम्का, ये 10 प्रोडक्ट 10 बुराइयों के रूप में। फिर रावण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। तो टीवी के पर्दे पे ये आपको जितनी अंग प्रदर्शन करती लड़कियां दिख रही हैं, ये सारी शूर्पणखा। सबकी नाक कटी हुई, आप जाके पूछ लेना उनसे। तो रावण भी है, शूर्पणखा भी है, जो उनकी नाक काट देते हैं वो लक्ष्मण भी है। आवश्यकता अब हमको राम की है। तो इस कलयुग के राम वही होंगे जो 10 बुराइयों को अपने जीवन में से खत्म कर देंगे। तो एक राम से काम नहीं चलेगा, हमको घर घर में राम पैदा करना पड़ेगा। एक दोहा है कि जन जन रावण बढ़ रहे, घर घर लंका धाम, इतने रावण कैसे मरे, कहाँ हैं इतने राम। तो एक राम से हमको काम नहीं चलेगा। उस कार्य के लिए हमें हमारी मातृ शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट होती है कि इस कार्यक्रम में
महिलाओं का पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक होना चाहिए। या जहां टिकट लगा के प्रोग्राम होता है उसमें पत्नी फ्री होती है, पत्नी को साथ लेके आना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि इंग्लिश में कहावत है कि यदि आप एक स्त्री को सिखा देते हो तो पूरे परिवार को सिखा देते हो, और एक पुरुष को सिखाते हो तो किसी को भी नहीं सिखा पाते। कारण एक तो उस बंदे की घर में चलती नहीं, पत्नी के समझ में आ जाए तो पति की ताली रोज बज जाए, और पत्नी के समझ में नहीं आए तो बजती ताली बंद करवा दे। देखो साहब, पति कितना ही बड़ा विवेकानंद क्यों नहीं हो, कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों नहीं हो, आपने जाके भाभी जी को सिखाने की कोशिश की कि देखो आज हमने ऋषि जी को सुना था, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 15 सेकंड ताली बजाना, ऐसे ऐसे पैर के तलवे रगड़ के साफ करना, टूथब्रश टूथपेस्ट मत करना, चाय कॉफी मत पीना, साबुन शैम्पू सौंदर्य प्रसाधन कुछ मत लगाना, तो जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ेगी। उस आदमी की पत्नी उसकी 1 मिनट में करनी कर देती कि तुम्हारे में तो अक्ल ही नहीं, तुम्हारे को कोई भी कुछ भी समझाता है और कुछ भी समझ के चले आते हो, और घर में आके मेरा दिमाग अलग से खराब करते हो। और आदमी भी बैठे बैठे मुंडी हिलाता रहता है कि भाई बिल्कुल सही कह रही है, अगर मेरे में अक्ल होती तो कोई तेरे से शादी करता। एक बात बताई मैंने, तो हमारे जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा महत्व है। अंग्रेजों ने मैन तो बना लिया था, वीमन बनाने में पसीना आ गया था, बहुत सोचा और मैन के पीछे डब्ल्यू लगा दिया। वाई डब्ल्यू? उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी थिंग, वर्ल्ड की जितनी वंडरफुल चीजें हैं सबके पीछे डब्ल्यू लगा हुआ है। वंडरफुल के पीछे भी डब्ल्यू लगा है, वर्क के पीछे, वर्शिप के पीछे, वर्कशॉप के पीछे, है ना, वीमन के पीछे, जहां भी डब्ल्यू लगा वो वंडरफुल चीजें। तो और कह दिया कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। ये बातें हमारे यहाँ पुरातन काल में बहुत अच्छी तरह से जानी जाती थी। जब हम लोग सतयुग में थे, लक्ष्मी नारायण बोलते थे, नारायण के पहले लक्ष्मी का नाम रखा। त्रेता में आए सीताराम हो गए, राम के पहले सीता का नाम रखा। द्वापर में आए राधे कृष्ण हो गए, कृष्ण के पहले राधा का नाम रखा। लेकिन कलयुग में क्या हो गया? मिस्टर एंड मिसेज हो गए, श्रीमान और श्रीमती। श्रीमान जी पहले आ गए, श्रीमती जी को पीछे कर दिया। यही कलयुग के पतन का कारण है। ऐसे ही हमारे जीवन में माँ का बहुत बड़ा महत्व है। इंग्लिश में कहावत है कि ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ का निर्माण किया। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 माएँ होती हैं, शायद आप लोगों को ना मालूम हो। एक माँ होती है जो हमको जन्म देती है, एक होती है धरती माँ जिसपे हम लोग पैदा होते हैं, तीसरा होता है महात्मा जो आपको बुराई से अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है, और चौथा होता है परमात्मा। लेकिन इन चारों माओं को एक माँ ने बर्बाद कर दिया, और वो माँ है सिनेमा। इस प्रोग्राम की कीमत क्या हो सकती है? मुंबई में एक सज्जन ने बताई, 1000 रुपए की टिकट और 1200 कपल्स का प्रोग्राम, 12 लाख रुपए की बुकिंग, षणमुखानंद हॉल। इस प्रोग्राम में आपने नाम सुना होगा सूरज बड़ियात्या का, राजेश्री प्रोडक्शन। उनके एक जीएम थे पीके गुप्ता करके, मेरी क्लास में। प्रोग्राम के बाद मिलने आए, बोले ऋषि जी आप कितनों की क्लासेस लोगे, कल आप मेरे स्टूडियो आ जाओ। मेरे यहाँ 400-500 लोग हैं, और बंबई में 11,000 से 51 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 27 रुपया पर हेड हो रहा है। मैं उनकी तनख्वाह से काट लूंगा और आपको पेमेंट कर दूंगा। और हम लोग जब प्रोग्राम करने गए, हमको मालूम नहीं था वहां एक वर्ल्ड क्लास रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा था। तो उन्होंने मेरे को 15,000 सीडी बना के दे दी कि सीडी एक ऐसा टूल है जो घर घर में जा सकता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो चीज हमको अच्छी लगेगी हम 10 को और सुना देंगे। तो मैंने उनको कहा कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने मेरी ऑडियो सीडी बना दी, एक काम और कर दें, मेरे इस प्रोजेक्ट पे सिनेमा बना दें। कारण क्या हो रहा है, जितने बड़े बड़े टीवी चैनल वाले हैं ये सब अपने स्टूडियो में तालियां बजाते हैं, लेकिन मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं करते। ये कहते हैं ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाएंगे, कारण ये 10 प्रोडक्ट पे तो चैनल चल रही है। तो मेरे को 18 दिन जेल में और 12 दिन जेल में रहना पड़ता है। तो कहा ऋषि जी राइट ए बुक। फिर हम लोगों ने किताब लिखी, कैसे बने मेरा भारत महान। अब इस पे पिक्चर बनने की प्लानिंग चल रही है। अगर पिक्चर बन गई तो आप मेरे को पिक्चर हॉल में देखोगे, नहीं तो इसी हाल में देखोगे। जानबूझकर इस पुस्तक को हम लोगों ने हिंदी में रखा। हमारे विदेशों में कई जगह कार्यक्रम हुए, सबने रिक्वेस्ट की कि ऋषि जी इसको इंग्लिश करा दो।
मैंने कहा भाई साहब हमें अंग्रेजों की चीजें पसंद आती है, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। आपको ताली पसंद आई? बोले बहुत पसंद आई, तो हिंदी सीखो। इस किताब में वो ताकत है जो विश्व के प्रत्येक मानव को हिंदी सीखने के लिए मजबूर करेगी। एक मेरे कवि मित्र थे, आपने नाम सुना होगा, प्रदीप चौबे जी का, ग्वालियर के हैं, और उनका पिछले साल ही देहावसान हुआ। एक बार ट्रेन में मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे से पुस्तक खरीद ली, रात भर में पुस्तक पढ़ डाली। सुबह उठ के 4 लाइन का मेरे को SMS भेजा, व्हाट्सएप भेजा कि ऋषि जी मेरा फीडबैक है कवि का, कि राम के लिए जैसे सीता है, पुत्र के लिए जैसे पिता है, अरुण ऋषि जी की पुस्तक नहीं कलयुग की गीता है। ये किताब और CD का सेट भारत के घर घर में होना चाहिए। तो हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। मैं अभी चेन्नई गया हुआ था एक कार्यक्रम में, तो वहां में हिंदी में चालू हुआ तो लोग चिल्लाने लगे कि स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। तो मैंने कहा साहब आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू, बट आई विल आस्क वन सिंपल क्वेश्चन टू यू, you replied properly, if you replied properly I'll speak in English। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, जिन लोगों को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, वो लोग हाथ उठाएं, तो सबने हाथ उठा दिया। मैंने कहा भैया मैंने तो हिंदी में ही पूछा था, इसका मतलब आपको हिंदी आती है? फिर कोई कुछ नहीं बोला, हालांकि मेरे को भी इंग्लिश उतनी आती थी जितनी वो बोल चुका था। तो हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें। सबसे पहले हम लोग समझ लें कि टूथपेस्ट हमें क्यों नहीं करना है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड नाम का जहर है। फ्लोराइड इज a declared poison. In point of fact, fluoride causes more human cancer death and causes it faster than any other chemical. इतनी खतरनाक चीज बड़े शान के साथ हम मुंह में लेके घुमा करते हैं। अब लोग कहते हैं फ्लोराइड भले ही जहर होगा, कौन सा अंदर जान देते हैं, तो कुल्ला करते हो, थूक देते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हो आप। दिल्ली की आबादी अपन 2 करोड़ की मान ले, बॉम्बे की 2.5 करोड़ की मान ले, इंडिया की 140 करोड़ की मान ले, वर्ल्ड की 700 करोड़ की मान ले। इतने सब लोग जब कुल्ला करके थूकेंगे, ये फ्लोराइड कहाँ जाके मिलेगा? नदियों में, समुद्र में, पानी में। वहां जाके मछलियों को मार देगा। मछलियां मरेंगी तो मच्छर ज्यादा पैदा होंगे, कारण मच्छर के लार्वा को मछलियां खाती है। आज जो डेंगू वेंगू फैल रहा है ना, उसका कारण ही है कि मछलियां मर गई, और मछलियां मर गई तो मच्छर पैदा हो गए। अच्छा, हमारे एक आत्मा का सिद्धांत है कि आप शरीर को तो मार सकते हो, आत्मा को नहीं मार सकते। तो जो मछलियां मरेंगी वो मच्छर बन के पैदा होंगी और आपको ढूंढ ढूंढ के काटेगी। फिर मच्छर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑल आउट लगाते हैं, कछुआ चाप लगाते हैं, मैट लगाते हैं। जिस बदबू में मच्छर नहीं सोना चाहता, वो बंदा उसमें रात भर लेटा रहता है। मच्छर तो भाग जाता है, आदमी को सुला जाता है। तू खुशबू लेता रहे भैया, मैं तो चला। मच्छरदानी का जो गणित है, इकोनॉमिक्स, वो 8 आने रोज का है मुश्किल से। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बिजली का खर्चा नहीं, सब तरह से सेफ। लेकिन मैट का इकोनॉमिक्स 1 रुपया रोज, बिजली का खर्चा अलग से, कैंसर की बीमारी मुफ्त में। 1 मॉस्किटो कॉइल इज इक्वल टू 100 सिगारेट। अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें। कई लोग कहते हैं साहब नीम की दतून कर लें, तो हम लोग उनको डांटते हैं कि भाई साहब आपने 50 पेड़ लगाए, पेड़ तो लगाए नहीं और नीम के दतून तोड़ने पहुंच गए। 700 करोड़ दतून सुबह चाहिए, 700 करोड़ दतून शाम को चाहिए। कहां से लेके आओगे? सारे जंगल साफ हो जाएंगे। तो यहां आता है हमारा फार्मूला, सरसों का तेल, नमक और हल्दी। 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। हल्दी का यूज 15-20 दिन करना है, 15-20 दिन बाद हल्दी बंद कर दें। सरसों का तेल और नमक। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको सेंधा नमक, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको बिना आयोडीन वाला नमक। अभी आप लोगों ने कोलगेट वालों का विग्रस ऐड देखा होगा, क्या आपके पेस्ट में नमक है? गुजरात सरकार ने मेरी बहुत मदद की। मैं जिस एरिया में होता था वहां कलेक्टर को सूचना हो जाती थी कि ऋषि जी आपके क्षेत्र में हैं, आप इनका लाभ उठाएं। जनरली ये कार्यक्रम हम लोग स्कूलों के माध्यम से करते हैं। स्कूलों में कंपलसरी पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है। जो बच्चे माँ बाप को लेके आएंगे उनको 5% नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो नहीं लेके आएंगे उनके 7% नंबर कट जाएंगे। तो एक ही जगह पे 3-3, 4-4 हजार लोगों का गैदरिंग हो जाता था। जिस क्षेत्र में प्रोग्राम हुए
वहां पे पेस्ट की सेल धड़ाम से नीचे आ गई। अब ये कंपनी के मार्केटिंग वाले आए, बोले क्या हो गया, पेस्ट क्यों नहीं बिक रही? अरे बोले को कोई ऋषि जी आके सिखा गए कि सरसों का तेल और नमक करो, लोग करने लगे। अरे बोले भैया अपन ही नमक डाल के बना देते हैं, तेरा नमक क्यों लेंगे, नमक तो हमारे घर में है। तो सरसों का तेल, नमक और हल्दी, इसको थोड़ा सा इफेक्टिव करना तो थोड़ा नींबू का रस डाल दें, थोड़ा मिंट भी डाल सकते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस आ जाएगी। अब ये तो हो गया आपका मंजन। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, हाउ यू विल क्लीन द टीथ? 99.999% लोग इस उंगली से मंजन करते हैं। यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। ये उंगली डिस्ट्रक्टर उंगली है, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। सारे लड़ाई झगड़े आदमी इसी उंगली को दिखा दिखा के करता है। बंदूक की गोली इसी से चलाता है। फूलों की तरफ या पेड़ों की तरफ भी हम लोग उंगली नहीं करते कि पेड़ मुरझा जाएगा। ये डिस्ट्रक्टर उंगली है, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। तो हमें जो मंजन करना है वो मध्यमा से करना है। अब मध्यमा ही क्यों? तो हमारा एक श्लोक लिखा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदम, प्रभाते कर तो दर्शनम। कराग्र यदि आप लोग लेंगे तो इसी उंगली पे आएगा। इस पे लक्ष्मी बैठी है। कैसे बैठी है हमें नहीं मालूम, हमें श्लोक मालूम है। किसको मालूम है? विक्स बनाने वालों को मालूम है, बाम बनाने वालों को मालूम है, ऑइंटमेंट बनाने वालों को मालूम है, कॉस्मेटिक्स बनाने वालों को मालूम है। आपका हेडेक होता है, आप क्या करते हो? विक्स लेते हो, बाम लेते हो और ये लगाते हो। अब इस उंगली के स्पर्श के कारण, दर्द विनाशक क्षमता, हीलिंग पावर के कारण सिर दर्द जाता है, क्रेडिट बाम वाला ले जाता है। आप कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपका हेडेक हो, इस उंगली से बाम लेना, लगा के देखना, नहीं जाएगा। अंगूठे से, ये उंगली, सब उंगली से लगा लेना, जब तक ये उंगली टच नहीं होगी मध्यमा, तब आपका हेडेक नहीं जाता। स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन लगाती हैं, उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन लिया, ये लगाना चालू किया। कभी आपने नहीं देखा कि इस उंगली से कभी किसी ने सौंदर्य प्रसाद इसी से रखा है, नेचुरल है। इस उंगली के स्पर्श के कारण महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है, क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले आता है। कभी कोई आपको घाव हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, खून निकल जाए, गैंग्रीन हो जाए, कुछ मत करो, ये उंगली लो और थोड़ी सी लार ले लो और लार लेके घाव पे लगा दो, आपका घाव शर्तिया हिलक हो जाएगा। देखिए किसी भी जानवर को चोट लगती है, वो उसको चाट चाट के हील कर देता है। जब भी किसी इंसान को चोट लगेगी, उसके मुंह में झाग आता है। वो झाग इसीलिए आता है कि इंस्टेंटली आप उसको अप्लाई कर दो। तो इस उंगली के स्पर्श के कारण घाव भरता है, क्रेडिट बर्नआउट वाला ले आता है। तो नाचे कूदे बांद्रा और माल मलंगा खाए। बेचारी मेहनत या उंगली कर रही है और सारा माल बड़ी बड़ी कंपनी वाले ले आ रहे हैं। तो मैंने अभी इस उंगली के पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो जब भी आप इसका उपयोग करोगे, रॉयल्टी मेरे को पे करना पड़ेगी। ये सुरेश राठी ग्रुप के लिए माफी है। सुरेश राठी के जितने इनके दोस्त बहुत सारे हैं, तो इसलिए उनको माफी कर रखी है। तो ये उंगली हीलर है। 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में अलग अलग चमत्कार है। ये डिस्ट्रक्टर, ये हीलर, ये तीसरी उंगली को हम लोग बोलते हैं रिंग फिंगर, अनामिका। ये कूलर है। आप कभी स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, क्रोध में हो, परेशान हो, कुछ मत करो, इसको पानी में डुबाओ और 5 सेकंड के लिए इमीडिएटली आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। देखिए पुराने जमाने में जो महिलाएं टीका लगाती थी, वो इसी उंगली से लगाती थी, तो महिलाएं बड़ी शांत होती थी। अभी महिलाओं का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा। क्या हो गया? प्लास्टिक की बिंदी आ गई, स्टिकर वाली, वो बिंदी लेती है और यूं लगाती है। तो ये जो डिस्ट्रक्टर उंगली है, ये महिलाओं का दिमाग खराब कर देती है। तो घर में ध्यान रखें, भाभी जी जब भी टीका लगाएं, इंस्ट्रक्ट करें किस उंगली से। जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं, उनका आजकल तो सभी जाती हैं, उनका फेशियल होता है, ये 2 उंगलियों से फेशियल होता है। एक हील करता है, एक कूल करता है। फिर देखिए पुरुष वर्ग के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि ईश्वर ने पुरुष वर्ग को प्राकृतिक रूप से ही सुंदर बनाया। नहीं तो 2 लोगों को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता, कितना खर्चा होता। तो चलिए, तो ये डिस्ट्रक्टर, ये हीलर, ये कूलर।
फिर ये अंगूठा हमारा पावर है। हमारा लड़का जब बॉर्डर पे लड़ने जाता है, टीका हम इससे लगाते हैं, टीका अंगूठे से लगाते हैं। राजा का राष्ट्र तिलक होता है, इसी अंगूठे से राष्ट्र तिलक होता है। पावर देते हैं मुझको, हमारी ताकत तेरे साथ है। हमारे ऋषि मुनि ध्यान मुद्रा में कैसे बैठते थे? देयर सिटिंग लाइक दिस। ये डिस्ट्रक्टर उंगली को पावर से लड़ा देते थे। दोनों लड़ते रहो तो मेरे को शांति से बैठने दो। तो ये पावर हो गया, ये डिस्ट्रक्टर हो गया, ये हीलर हो गया, ये कूलर हो गया। लोग कहते हैं ऋषि जी आपने इस उंगली का फायदा तो बताया ही नहीं। तो इस उंगली का फायदा सबको मालूम है, लेकिन इस उंगली का असली फायदा किसी को नहीं मालूम है। इस उंगली को यूरिनेटर बोलते हैं। मूत्र विसर्जन के लिए हम लोग ये उंगली दिखाते हैं। वॉशरूम जाने के लिए स्कूल में ये उंगली दिखाई जाती थी। लेकिन इस उंगली के पॉइंट पर, पॉइंट कैसे लेना है, आप इसको इस तरह से रखिए और ये जो सबसे ऊपर पर्वत वाला हिस्सा है इसको नाखून से दबाना है। ये इसको नाखून से दबाना है, ये नाखून से दबाना है, ये इस तरह से। ये काम अगर आप कर लेते हैं तो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको है उनकी चली जाएगी और जिनको नहीं है उनको जिंदगी भर नहीं होगी। जब भी यूरिनेशन करें, मूत्र विसर्जन करें, इस पॉइंट को दबा के यूरिनेट करें, खुल के यूरिनेशन होगा। तो सारा खेल बगैर खर्चे का हमारे हाथ में है। दूसरा एक सहज योग है। जब भी आप इंडियन स्टाइल ऑफ टॉयलेट पे बैठें या वेस्टर्न स्टाइल ऑफ टॉयलेट पे बैठें, दांतों को एक दूसरे पे करके बैठें। दो फायदे होंगे, एक मोशन इजीली क्लियर हो जाएगा और दांत एक दूसरे में एम्बेड हो जाएंगे। आपका टूथब्रश टूथपेस्ट खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं। चीन को अफीम ने बर्बाद किया था, भारत को चाय ने बर्बाद कर दिया। पूरे इंडिया की कैलकुलेशन है कि प्रतिदिन हम लोग भारत में 1400 से 1500 करोड़ रुपए रोज की चाय पी जाते हैं। फिगर अभी बता रहा हूं, इससे डबल फिगर है, कारण हमारे यहाँ पे एवरी टाइम इज टी टाइम। सरकारी अफसरों में रिश्वत के पैसे की शुरुआत भी चाय पानी के पैसों से होती है। अभी आप लोगों से बात करो कि आप देश के लिए क्या कर सकते हो, देश के लिए हम जान दे दें। अरे भैया तेरे जान की जरूरत नहीं है, आज से चाय पीना बंद कर दे। 20 रुपए की चाय पीता है, 10 रुपया देश को दे देना, 10 रुपया तेरे पास रख लेना। भारत के 60% लोग कर लें, 70% लोग कर लें तो 800 से 1000 करोड़ रुपया रोज आ जाए, यूं इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो जाए। अरे साहब वो चाय नहीं छूटती साहब, अभी तो तू जान छोड़ रहा था। तो कोई त्याग नहीं करना चाहता। देखिए रामकृष्ण परमहंस से एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, करोड़पति, वो उनसे मिलने गए। बोले देखो साहब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी गीता के इतने अध्याय सुनूं, मेरे पास तो 1-2 मिनट का समय है, और अगर आप मेरे को 1-2 मिनट में गीता का मर्म सिखा सकते हो तो मैं सुन लूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करो, गीता गीता बोलना चालू करो। उन्होंने बोलना चालू किया, गीता 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 गीता। बोले क्या बोल रहे हो? बोले गीता गीता बोल रहा हूँ। बोले नहीं, गीता का मर्म बोल रहे हो, त्यागी 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 त्यागी, त्याग का। तो हम छोटे छोटे त्याग करना नहीं चाहते, बड़े त्याग तो करने की, तो गीता का मर्म ही त्याग है। अब चाय नहीं पिए तो क्या पिए? तो चाय का सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव है तांबे के लोटे का पानी। एक कॉपर कंटेनर लें, रात भर उसमें पानी भर के रखें, उसको लकड़ी के पटिए पे रखें। ये नहीं कहीं आपने लकड़ी लोहे की टेबल पे रख दिया या जमीन पे रख दिया, तो रात भर में जो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग होगा वो शॉर्ट सर्किट होकर नीचे चला जाएगा। सबसे बढ़िया हमारे बिस्तर के पास में साइड स्टूल होता है, उस पर पानी को रख लें। फिर हमारे टाउनशिप्स में, शहरों में एक समस्या आती है, जो नलों में पानी आता है वो क्लोरीनेटेड होता है, और जिन लोगों ने तांबे के बर्तनों का उपयोग किया होगा उन्होंने देखा होगा कि जो बर्तन है अंदर से काले हो जाते हैं। ये क्यूप्रस क्लोराइड बनता है और ये थोड़ा हैजार्डस होता है, जहरीला होता है। तो इस पानी को डीक्लोरिनाइज करना है तो 24 घंटे मिट्टी के घड़े में भरें, दूसरे दिन तांबे के लोटे में भरें, तीसरे दिन मॉर्निंग में आपको भी कुचालक पर बैठकर, देखिए पानी हमेशा बैठ के पीना है और गर्म दूध हमेशा खड़े रह के पीना है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, गर्म दूध तो बैठ के पीते हैं और पानी खड़े रह के पीते हैं। जोड़ों के दर्द की जो आज प्रॉब्लम है उसकी मेन रीजन यही है कि अगर ये दो काम आप कर लें कि पानी बैठ के पिए और गर्म दूध खड़े रह के पिए, तो जोड़ों के दर्द की समस्या आजीवन नहीं हो सकती।
तो इस बैठकर पानी को मुंह में ले लें, एक ही ग्लास पानी बासी मुंह चबा चबा के पीना है। आप कलकत्ता चले जाओ, वहां बोलते हैं जल खोबे, जल को खाइए और खाने को पीजिए। पानी की आदत ही होना चाहिए कि जब भी पानी मुंह में रहे, पानी मुंह में खूब चले, खूब लार कर लो, लार के साथ मिक्स कर लो। ये जो आप गट 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 करके पानी पी जाते हो, ये जहर हो जाता है। तो एक ही ग्लास पानी बासी मुंह चबा चबा के पीना है और खाने को भी खूब चबा चबा के पानी बना के अंदर जान देना है। एक मिसकंसेप्ट चल रहा है 6 ग्लास पानी पी लें, 1.25 लीटर पानी पी लें। भारतीय लोग आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं और आधा ज्ञान जो होता है, आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। जापान में ये लोग सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन उसके बाद 5 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। जितना पानी पीते पसीने से बाहर कर देते हैं। तो ब्रिस्क वॉकिंग तो भूल गए, 1.25 लीटर याद रहा, तो तोन फूल गई, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम आ गई। तो एक ही ग्लास पानी बासी मुंह चबा चबा के पीना है। दूसरा अल्टरनेटिव है दूध। दूध के साथ एक समस्या है, जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा की है, दूध पचने में बहुत मुश्किल होता है। तो वो दूध जितना पीना चाहे उतना रात को जमा दे, तो सुबह दही बन जाएगा। कहाँ जमाएं? एक एक्सपेरिमेंट करें। एक कटोरी दूध, दही मतलब आप मिट्टी के कुल्हड़ में जमाएं और एक कटोरी दही आप मिट्टी के, आपके क्रॉकरी के बाउल में, स्टील के बाउल में जमाएं। सुबह उठ के दोनों को टेस्ट करें। मिट्टी के कुल्हड़ का दही मीठा होगा, गाढ़ा होगा, स्टील की कटोरी का दही खट्टा होगा, पतला होगा। तो दही इज अ कंप्लीट फूड टिल 6 o'clock। सूर्यास्त के पहले दही अमृत है और सूर्यास्त के बाद दही जहर है। तीसरा अल्टरनेटिव है नींबू पानी। कई लोग नींबू पानी, शहद पानी, कई लोग नींबू शहद मिला के भी पीते हैं। नींबू पानी में बहुत बड़ी कीमिया है। जिन लोगों को वजन कम करना है उनको गर्म पानी में पीना है, जिन लोगों को वजन बढ़ाना है उनको चिल्ड वाटर में पीना है, और जिन लोगों को वजन नॉर्मल रखना है उनको नॉर्मल पानी में पीना है। हनी के साथ एक प्रिकॉशन है, कभी भी गर्म पानी में शहद को ऐड ना करें। गर्म पानी और शहद, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है पॉइजनस हो जाता है। तो इसको आप ना यूज करें, बाकी आप ऐड कर सकते हैं। चाय खत्म हो गई, चाय पीने के बाद हम लोग क्या करते हैं? टॉयलेट जाते हैं। ये सारा ज्ञान हमें ईश्वर से मिला। तो ईश्वर ने कहा बेटा हमारे जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है, मेडिटेशन का। कई तरह के ध्यान हमको सिखाए जा रहे हैं। कोई ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई विपश्यना सिखा रहा है, कोई सहज योग सिखा रहा है, कोई प्रेक्षा ध्यान सिखा रहा है, कोई राजयोग सिखा रहा है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कौन सा है और दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है, उस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। ईश्वर ने कहा बेटा ये जो तुम्हारा टॉयलेट है ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ बैठे बैठे आदमी सारे जमाने की प्लानिंग करता है कि आज यहाँ जाना है तो कल वहां जाना है, तो आज ये काम करना है तो कल वो काम करना है। सारे जमाने की बातें वहीं बैठे बैठे सोचा करता है, इसीलिए उसका नाम शौचालय रखा गया। वो रोज आरती करता है कि जो ध्यावे सो फल पावे। तो उसके सारे काम हो जाते हैं, बाउल क्लियर नहीं हो पाता, और जब बाउल क्लियर नहीं हो पाता तो मन को बड़ा दुख होता है। वो 4 लाइन में बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि जो ध्यावे सो फल पावे, तो दुख बिन से मन का। जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होगा किसी काम में मन नहीं लगेगा। फिर वो डल्कोलेक्स खाएगा, चूरन खाएगा, पानी पिएगा, जैसे ही पेट साफ हुआ ठीक हो गया। तो आपको ध्यान क्या लगाना है? ईश्वर ने कहा बेटा मैंने गीता में लिख रखा है कि जो स्त्री या पुरुष इंद्रियों को मन के द्वारा संचालित करेगा वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्त्री या पुरुष होगा। आप इंद्रियों को संचालित नहीं कर सकते, इंद्रियों का राजा है मन। वहां बैठ के ऑटो सजेशन करें कि मेरा पेट साफ हो जाए, 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 गेट इट क्लियर्ड, गेट इट क्लियर्ड, गेट इट क्लियर्ड, गेट इट क्लियर्ड। आज्ञा जो है हमें 9 बार देनी है। अब 9 बार क्यों देनी है? आप जानते हैं नौकर कौन होता है? जो 9 बार सुनने के बाद काम करता है। तो हमारे जितने मैनेजमेंट बनाए गए वो 9 टायर बनाए गए। कंपनी चलानी है तो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जीएम, एजीएम, डीजीएम, सीनियर मैनेजर, ये 9 लोग होते हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट से जनरल,
राष्ट्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ये 9 लोग होते हैं। मंत्र हमारे यहाँ 9 बार बोले जाते थे। माँ के गर्भ में बेटा 9 महीने रहता है। नवरात्रि, नवग्रह, नवरस, नवरंग। पानी में पत्थर फेंको, लहरें उठती हैं, वो 9 होती हैं। शरीर पंच तत्व का है, द्वार इसमें 9 है, इसको 9 द्वारा बोला गया है। तो 9 इज ए कंप्लीट फिगर। तो जो चीज आप बॉडी को 9 बार ऑर्डर कर दोगे, बॉडी उसके एंटीटॉक्सिन को डेवलप करेगी और आपका पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। और पेट बढ़िया साफ होगा तो दुख बिन से मन का। और फिर क्या होगा कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। बाउल क्लियर है, किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। देखिए, हम लोग कर्म योगी हैं, कर्म ही पूजा है। तो कर मतलब हाथ और म मतलब मन। करों के द्वारा मन को लगाकर किया गया कार्य ही सच्ची पूजा है। एक स्त्री है, खाना बनाती है, कर लगा के आटे को लेती है, मन लगा के गूंथती है, रोटी बेलती है, तवे पे डाल देती है। कितनी बड़ी ध्यानी है। जरा ध्यान चुकाने की रोटी जल गई, जरा ध्यान चुकाने की दूध उफन गया, जरा ध्यान चुकाने की दाल में नमक ज्यादा हो गया। एक बाबा का ध्यान चूक जाए कुछ नहीं होगा, एक स्त्री का ध्यान चूक जाए पूरा खाना खराब हो जाएगा। एक ड्राइवर रात भर गाड़ी चलाता है, कर लगा के स्टीयरिंग पकड़ता है, मन लगा के सड़क पे ध्यान देता है। एक किसान कर लगा के हल पकड़ता है, मन लगा के जोतता है। आप कर लगा के अपना मोबाइल लेते हो, लैपटॉप लेते हो, मन लगा के काम करते हो, तब आपके व्यवसाय को, आपकी कंसल्टेंसी फर्म को चला पाते हो। तो हम लोग कर्म योगी हैं। तो हमारे लिए एक ही प्राणायाम काम का है और वो प्राणायाम है कपाल भारती। इस कपाल भारती को आप टॉयलेट में बैठ के ट्राई कीजिएगा। वहां बैठ के ये करके 9 बार कर लेना। कपाल भारती रोज हो जाएगा और बाउल क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, करके देखिएगा। मल विसर्जन हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं तो दाढ़ी बनाते हैं। बगैर शेविंग क्रीम का दाढ़ी कैसे बनाएं? बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा तेल। गर्मी में नारियल का तेल, ठंड में सरसों का तेल। तेल और पानी। दूसरा अल्टरनेटिव है कच्चा दूध। इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, दूध वाला खुद ही मिला के ले आता है, वो सेवा निःशुल्क है उसकी। तेल, पानी, दूसरा अल्टरनेटिव कच्चा दूध और तीसरा अल्टरनेटिव एलोवेरा, नेचुरल। अपने घर में गमले में ग्वारपाठे का प्लांट लगा लें, उसकी पत्ती काटें और उसका जो जेल आता है, बाएं हाथ से या तीनों में से जो आपके पास हो, बाएं हाथ से दाईं तरफ की दाढ़ी पर और दाएं हाथ से हाथ फेरते जाएं और मन ही मन आज्ञा देते जाएं कि मेरी दाढ़ी नरम हो जाए, मेरी दाढ़ी नरम हो जाए। गेट इट सॉफन, गेट इट सॉफन, गेट इट सॉफन, गेट इट सॉफन। आज्ञा 9 बार दे दें। आपकी दाढ़ी इतनी बढ़िया नरम हो जाएगी कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता है और चेहरे पे रिंकल फ्री ग्लोइंग स्किन टिल द एंड ऑफ लाइफ मिलेगी। महिलाएं क्या कर सकती हैं, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें या एलोवेरा का जेल ले लें, बाएं हाथ से दाईं तरफ के चेहरे पर और दाएं हाथ से बाईं तरफ के चेहरे पर हाथ फेरती जाएं और मन ही मन आज्ञा देती जाएं कि मेरी सुंदरता बढ़ जाए, मेरी सुंदरता बढ़ जाए, मेरी सुंदरता बढ़ जाए। तो महिलाओं की सुंदरता बढ़ जाएगी। जो पुरुष वर्ग भी ट्राई करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आपकी दाढ़ी बन गई, सुंदरता बढ़ गई। दाढ़ी बनाने के बाद क्या करते हो? मैंने कहा प्रभु नहाने जाते। ईश्वर ने कहा बेटा तुमको नहाते याद नहीं है। देखो आदमी कितना सेल्फिश होता है, बॉडी के एक एक ऑर्गन की वो सफाई कर लेता है, लेकिन बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसकी सफाई नहीं करता, और वो ऑर्गन है पैर का तलवा। चेहरे के पीछे बहुत लगा रहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि जब तक पैर का तलवा नहीं चमकेगा तब तक चेहरे पे दमक नहीं आ सकती। ईश्वर का बेटा तुम जानते हो हिंदी में हम पैरों को क्या बोलते हैं? प्रभु चरण बोलते हैं। इसको महिमा मंडित करने के लिए क्या बोला गया? कमल, चरण कमल। इसके आगे बोला गया वंदो और इसके आगे बोला गया बारंबार। क्या मंत्र बना? चरण कमल वंदो बारंबार। ये मंत्र इसलिए बोला गया कि यदि विश्व का प्रत्येक मानव अपने चरण कमल की वंदना कम से कम दिन में 3 बार कर ले तो किसी और के चरण कमल की वंदना करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ईश्वर ने चरण कमल की वंदना हमें 3 बार सिखाई, वो मैं अभी आपको सिखाता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं कि आप जैसे सुबह उठते हो,
तो सबसे पहले उठते ही आप क्या काम करते हो? कई लोग कहते हैं में जैसे मॉर्निंग में आप उठे, अब मैं सब मोबाइल चेक करता हूँ। भैया वो मत किया कर। सबसे पहले आप आराम से अपने बिस्तर पे बैठ जाएं। सुखासन में बैठते हैं, सुखासन में, वज्रासन में, या पैर नीचे डाल के जैसा आपको कन्वीनियंट हो बैठ जाए। सबसे पहला कार्य जो आपको करना है, ये दोनों हाथों को 9 बार रगड़ना है। 1 2, आंखें बंद करके पंजे को आंखों पे रखें, गहरी सांस लें और मध्यमा उंगली से आंखों को 3 बार सहलाएं। एक बार आपको ये करना है, दूसरी बार फिर 9 बार रगड़ के पूरे चेहरे को 3 बार मसाज देनी है। फिर ये जो हीलर है, ये कान के पीछे जड़ है, इसको 3 बार आपको मालिश करनी है। दोनों हाथ इधर से इधर और इधर से इधर, और कान को पकड़ के, दोनों कानों को पकड़ के ये नीचे खींच देना है। अगर आप ये कार्य करते हैं रेगुलरली, तो जिंदगी भर आंख पे चश्मा लग नहीं सकता। वर्टिगो की प्रॉब्लम जो बुढ़ापे में और एज में आने लगती है, वो नहीं होगी। चेहरे पे ग्लेज टिल द एंड ऑफ लाइफ बनी रहेगी। तो ये छोटा सा काम है जो सुबह उठ के हमें करना है। सबसे पहले ये काम कर लें। इसके बाद बाएं हाथ से दाएं पैर के तलवे की, ये मैं हाथ को तलवा मान रहा हूं, और इस हाथ को बाएं हाथ से दाएं पैर के तलवे की 9 बार मालिश कर दें, और दाएं हाथ से बाएं पैर के तलवे की मालिश कर दें 9 बार। कल सुबह ही करके देखना, चाहे जितनी थकान हो, चाहे जितना एनर्जी लॉस हो, चाहे जितनी परेशानियां हो, आप फुल्ली रिचार्ज हो जाएंगे। आप लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेजेस पढ़े होंगे कि साहब जैसे ही आप सुबह उठते हो मॉर्निंग में, आपकी अगर एज इफ यू आर मोर देन 40-50, तो कभी रात को यूरिनेशन के लिए जाने की जरूरत पड़े, या कभी कुछ प्रॉब्लम हो किसी काम के लिए, तो एकदम से उठ के ना जाए। कारण क्या होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो आपको जर्क आएगा। हो सकता है आप पैरालिटिक हो जाओ, हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है आपका डेथ, कुछ भी हो जाए। तो आपको 3 से 5 मिनट खाली बैठना है। आप किसी दिन 3 से 5 मिनट खाली बैठ के देखिए कि इधर यूरिन का प्रेशर आ रहा है, इधर उधर बैठा हुआ है कि उठ के जाऊंगा तो कहीं कुछ नहीं हो जाए। तो आप कुछ नहीं करें, सिर्फ ये काम कर लेते हैं, तो भी आपका ब्लड प्रेशर इमीडिएटली 9 बार में नॉर्मल हो जाएगा। तो चरण कमल बंदो एक बार हो गया। दूसरा, नहाते समय अगर ये झामा मिल जाए तो बढ़िया से उसकी डेड स्किन की आप तलवे की सफाई कर लें। ये ना मिले तो इस प्लेट को अपने ड्रेसिंग रूम में रखें और इस पे पैर के तलवे को इस तरह से चलाएं, बाएं बाएं दाएं यूं कर लें, पूरी डेड स्किन को स्क्रैच करके निकाल देगा, एड़ी इससे साफ हो जाएगी। इसी पे आपको खड़े रह के कदम ताल करनी है। ये प्लेट इस तरह से रहेगी और इस पे खड़े रह के पंजों के बल खड़े हो जाए, फिर उतर जाए, पंजों के बल खड़े हो जाए, ये 9 बार कर लें, और 27 कदम आप इस पे चल लें। ये चलता फिरता जिम है। तो चरण कमल बंदो 2 बार हो गया। डेड स्किन जो है बॉडी का, वो टॉक्सिक एलिमेंट है, हार्डेस्ट, जो शरीर के किसी भी पार्ट से नहीं निकल पाया। हमारा टॉक्सिक एलिमेंट 5 जगहों से निकलता है, स्टूल से, यूरिन से, पसीने से, खकार से, कान के मेल से, नाक के जो हमारे को म्यूकस आता है उससे, आंखों के चीपट से। जो कहीं से नहीं निकल पाता वो पैर के तलवे में जाके डिपॉजिट हो जाता है। और अगर आपने उसकी क्लीनिंग कर दी डेड स्किन की, तो बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ये पेडिक्योर वगैरह जो होता है बड़ी साइंटिफिक चीजें हैं, लेकिन अपने घर में अपन कर सकते हैं। तो चरण कमल बंदो 2 बार हो गया। तीसरा, रात को सोने के 40 मिनट पहले अगर देसी गाय का घी मिल जाए तो अमृत, नहीं तो सरसों का तेल ले लें। बाएं हाथ से दाएं पैर के तलवे की और दाएं हाथ से बाएं पैर के तलवे की मालिश करें 9 बार। और सोने के आधे घंटे के बाद, मतलब ऑयल करने के आधे घंटे के बाद, 40 मिनट हो गए तो आधा घंटे के बाद 10 मिनट पहले गर्मी में ठंडे पानी से और ठंड में गर्म पानी से पैरों को धोएं, कपड़े से साफ करें और सो जाएं। पैर का तलवा अगर आपका एक्टिवेटेड है, क्लीन है, दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार, ये भी सबसे बड़ा इम्यून बूस्टर है। चाइना में जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनके चेहरे चेक नहीं किए जाते, उनके तलवे चेक किए जाते हैं। तो इन तलवों को आप साफ रखें तो आप इम्यून बूस्टर के लिए। एक छोटा सा टोटका और है हमारे यहाँ पे
कि जिस समय आप रात को अपने पैर के तलवे की ऑयलिंग कर रहे हैं, उसी समय जो आप ले रहे हैं, गाय का घी ले रहे हैं, सरसों का तेल ले रहे हैं, नारियल का तेल जो भी ले रहे हैं, इस उंगली से उस तेल को लेकर अपनी नाभि को ऑयल कर लें। ये जो नाभि है, ये हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन सबसे निग्लेक्टेड है। तो अगर आपने नाभि को मेंटेन कर लिया, नाभि को सूखने, ड्राई नहीं होने दिया, तो आप चिर युवा रहेंगे, कभी आपको बुढ़ापा आ नहीं सकता। तो उसको ऑयल करें, और थोड़ा सा ऑयल बाहर की तरफ 1 इंच के घेरे में नाभि के चारों तरफ, वहां भी ऑयल कर लें। ये इम्यून बूस्टर का काम करेगा। 3 चीजें हो गई आपकी। तो चरण कमल बंदो बारंबार हो गया, नहाना खत्म हो गया। अच्छा, बगैर साबुन के कैसे नहाए? जिस दिन आप साबुन से नहाओगे उस दिन आपका पसीना बदबू देगा, फिर आपको डीओ लगाना पड़ेगा। जिस दिन आप हमारे फार्मूले से नहाओगे, पसीना खुशबू देगा। फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। 1 कटोरी में दूध और बेसन ले लें, थोड़ी सी हल्दी, सरसों का तेल और नींबू का रस, ये 5 चीज का उपटन बना दें। इस उपटन का इफेक्ट 48 घंटे होता है, तो 1 दिन छोड़ के लगाना है। पूरे हफ्ते आप महकते रहोगे। बाल धोने के लिए आंवला है, रीठा है, शिकाकाई है। खट्टे दही से बढ़िया दुनिया का कोई साइंटिस्ट शैम्पू नहीं बना पाया। जो दही ताजा है वो खा लो, जो दही खट्टा हो जाए। अच्छा, दही कौन सा लेना है? मलाई निकले हुए जो दूध होता है वो दही हमको लेना है, कारण अगर मलाई वाला दूध होगा तो चिकना होगा, तो बालों को परेशान कर देगा। तो इस खट्टे दही में ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, और ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं तो भूखे होते हैं। उस नहाने के 15-20 मिनट पहले दही की मसाज कर लो, तो सारे बैक्टीरिया डैंड्रफ को चढ़ जाएंगे। उसके बाद काली मिट्टी, पीली मिट्टी या बेसन जो आपके घर में उपलब्ध हो, उसको लगा के बारीक सी कंघी बाथरूम में रखो, बालों को क्लीन कर लो। डैंड्रफ वेंड्रफ गायब हो जाएंगे, मक्खन जैसे बाल मुलायम हो जाएंगे। नहाना खत्म हो गया। नहाने के बाद हम क्या करते हैं? मैं कहा, प्रभु नाश्ता करते हैं। ईश्वर ने कहा, बेटा तुमको खाना खाते याद नहीं, कैसे बैठ के खाना खाएं यही भूल गए। अभी अपन जनरल बात करें कि व्हाट इज द बेस्ट पोस्चर टू टेक मील, तो कई लोग कहते हैं हम आलसी पालसी मार के खा लें। मैंने भी वही बताया, ईश्वर का बेटा एक गलत है। एक बेसिक कंसेप्ट है कि जिस स्टाइल में आप टॉयलेट में बैठते हो उसी मुद्रा में बैठ के भोजन करना है। इंग्लिश स्टाइल में आप वही कर रहे हो, इधर कमोड पे बैठ रहे हो, इधर कुर्सी पे बैठ रहे हो, इधर बुरा नहीं लग रहा है, तो भारतीय पद्धति भूल गए। आज भी आप गांव में चले जाओ, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो उखड़ू बैठ के खाना खाते हैं। हमने हमारे दादाजी को और हमारे नाना जी, उनको उखड़ू बैठ के खाना खाते हुए देखा है। तो ये उखड़ू बैठ के खाना खाना बहुत बड़ा विज्ञान है। आज जो जोड़ों के दर्द की समस्या इसीलिए बढ़ी कि हमारी अधिकांश स्त्रियां खड़े रह के प्लेटफॉर्म पे खाना बनाने लगी, पुरुष वर्ग खड़े रह के मूत्र विसर्जन करने लगा, इधर कमोड पे बैठने लगा, इधर कुर्सी पे बैठने लगा, तो हमारी जोड़ों की एक्सरसाइज बंद हो गई। तो एक तो वो मुद्रा है। उसके बाद हमको खाना खाते याद नहीं, कैसे बैठ के खाना खाएं वो भूल गए, कैसे खाना खाएं वो भूल गए। हमारे शास्त्रों में 2 लोगों को, सिर्फ 2 लोगों को पर ब्रह्म का दर्जा दिया गया है। एक गुरु को, गुरु पूर्ण पर ब्रह्म, और अन्न पूर्ण पर ब्रह्म। खाना खाते समय पूर्ण पर ब्रह्म आपके सामने बैठे, आप टीवी देख रहे हो, आप लोगों से बातें कर रहे हो। हमारे यहाँ शास्त्रों में महामूर्खों के लक्षण बताए गए हैं कि जो आदमी खाना खाते समय बात करता है वो महामूर्ख होता है। तो मैंने कई बड़े बड़े बफे डिनर पार्टियों में देखा है कि सारे महामूर्ख खाते खाते पता नहीं कि डिस्कस किया करते हैं, और फिर कहते साहब खाना पचता नहीं है, गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। वो तो होगी। जिस समय आप पढ़ाई करते हो पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में होता है, तब जाके रिजल्ट बढ़िया आता है। बट नेचुरली खाने के रिजल्ट कब अच्छे आएंगे? जब खाने में कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो एक कंसेप्ट है कि हमारे आपके डाइटिशियन सब जमाने भर की, ये काजू खाओ न बादाम खाओ न ये खाओ न वो खाओ, जमाने भर की डाइट हमको प्लान दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सिस्टम था, क्या खाना है वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, कैसे खाना है और कब खाना है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कब खाना है? जब कड़ाके की भूख लगे तब खाना है। और कैसे खाना है?
तो हमें खाना पचाना भी है और बचाना भी है और पचाना भी है, तीनों काम करने हैं। तो कम खा के हमें पूरे 24 घंटे की एनर्जी मिल जाए, उसके लिए क्या करना है? तो जो भी कोर आप मुंह में लें उसको गिन के 40 बार चबाना है। बहुत मुश्किल काम है, आप करके देखिएगा एक बार। अगर आप 4 रोटी खाते होंगे तो 2 रोटी में आपका पेट भर जाएगा और वो एनर्जी आपको 24 घंटे तक काम करेगी। तो खाने को खूब चबाना है, खूब चबाना है, खूब चबाना है। इस पे हम लोग एक वीडियो रिकमेंड करते हैं कि आप लोग, आर माधवन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, साउथ का हीरो है, अपने हिंदी फिल्म में बहुत अच्छा हीरो काम करता है। तो उसने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो एक ऑस्ट्रिया करके एक जगह है, वहां पे एक वेलनेस सेंटर है जिसकी हजारों लाखों डॉलर में फीस होती है, 15 दिन का डिस्कोर्स होता है। तो बोले साहब मैं जब वहां गया तो उन्होंने मेरे को वेलकम किया कि आप हजारों डॉलर खर्चा करके यहाँ आए और वो सीखने आए हैं जो हम इंडिया से फ्री में सीख के आए। बोले साहब क्या सिखाएंगे? बोले साहब कल सुबह आपका कोर्स चालू होगा, कल सुबह आप आइएगा। सुबह गए तो बोले साहब आज से आपका जो दिनचर्या है वो चालू होगी, तो आपको 4 ब्रेड मिलेगी, उसमें थोड़ा मक्खन मक्खन लगा होगा और 1 बाउल सूप मिलेगा। तो बोले ये मेरे दिन के नाश्ते की या खाने की स्टार्टअप है क्या? स्टार्टर है? बोले नहीं, यही आपका लंच, यही आपका ब्रेकफास्ट है, यही आपका लंच है और यही आपका डिनर है। अरे बोले 4 ब्रेड में मैं 24 घंटे भूखा रहूंगा क्या? तो गिव माय पासपोर्ट बैक, मेरा पैसा जाने दो, आई वांट टू गो। बोले नहीं ठीक है, आप एक काम करिए, कल मॉर्निंग में आप डाइनिंग रूम में आइएगा। अब उस डाइनिंग रूम में ब्रुनई का सुल्तान और जमाने भर के बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार सब बैठे हुए थे, हर एक को एक डाइनिंग टेबल दी गई थी। बोले मेनू कार्ड रखा था, बोले आई एम वेजिटेरियन, तो आपको जो वेजिटेरियन आप ऑर्डर करना सब कर दीजिए। तो हम लोगों ने सबने नाश्ते का ऑर्डर कर दिया। उसके बाद वो 4 ब्रेड दी गई और 1 बाउल सूप दिया गया और कहा बस अब हमने जो आपको सिस्टम बताया उस सिस्टम में आप खाइएगा। 40 एक बार खाइए, 40 बार चबाइए और उसके बाद दूसरे को लीजिए। बोले साहब वो खाना खाने में मेरे को 20 से 25 मिनट लग जाए और 20 मिनट के अंदर मेरा पेट इतना ज्यादा भर चुका था कि मेरे को कोई भी नाश्ते की चीज लेने, और ये मेरे साथ भी वहां हॉल में जितने लोग बैठे थे सबके साथ हुआ था। तो वो 40 बार चबाना अपने लिए बहुत बड़ा मिशन भी है और आपको गैसेस की प्रॉब्लम, किसी चीज, पूरा खाना आपके मुंह में पच जाएगा और फिर पेट में जाएगा तो पेट को आराम मिलेगा। तो उसको कभी आप आर माधवन के नाम से च्यू योर फूड पर ड्रिंक योर वाटर एंड च्यू योर फूड, ये ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर का वो वीडियो लिंक मैं सुरेश जी के पास भेज दूंगा, तो आपके पास शेयर कर देंगे। ये आर माधवन के नाम से आप उसको तो 40 बार चबाना है। तो इसमें 3 चीजें होगी, खाना बचेगा भी, खाना पचेगा भी और डाइजेस्ट सारी चीजें हो जाएगी। कम खा के भी हम लोग ज्यादा एनर्जाइज हो पाएंगे। खाना बच गया। खाना बचाने के लिए एक और तरकीब है कि हमारी फिजिकल लेबर खत्म हो गई, कार में बैठे ऑफिस में आ गए, ऑफिस में बैठे कार कुर्सी में बैठ गए, क्या मिनिमम करें कि आपका खाना सेकंड्स में डाइजेस्ट हो जाए? ईश्वर से पूछा, ईश्वर ने कहा बेटा एक सर्वे करो, पता लगाओ ऐसे कौन से लोग हैं जिनका हजमा पत्थर हजम है। पता चला जो हमारे मुसलमान भाई हैं इनका हजमा पत्थर हजम है, बकरा खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, सब पचा लेते हैं और हमसे दाल रोटी नहीं पचती। ईश्वर ने कहा बेटा जो इनकी नमाज है एक बहुत बड़ा विज्ञान है। नमाज हमारे हिंदू शास्त्र का वज्रासन है, जिसके बारे में कहा गया है कि जो आदमी खाना खा के इस आसन में बैठेगा उसका शरीर वज्र जैसा हो जाएगा। ज्ञान हमारा रहा, प्रैक्टिस मुसलमान भाइयों ने की, तो उनका शरीर तो वज्र जैसा हो गया और हम कमजोर होते चले गए। नमाज की एक एक क्रिया का महत्व है। सिर पर कपड़ा होना जरूरी है, नीचे कंबल होना जरूरी है, हाथों को सामने रखना जरूरी है और पढ़ना बहुत जरूरी है। और नमाज एक भी बहुत बढ़िया क्रिया है जो हमने अमिताभ बच्चन को सिखाई थी, अडवाणी जी को सिखाई थी, आज आपको भी सिखा देंगे। विद इन सेकेंड्स यू कैन डाइजेस्ट योर मील। जो खाना पच गया वो अमृत हो गया और जो नहीं पचा वो जहर हो गया। अब इस नमाज वाली मुद्रा में जैपनीज लोगों ने अपनी और अकल लगाई कि यार पहले खाना खाओ फिर नमाज पढ़ो, फुर्सत किसके पास है? उससे बढ़िया वज्रासन में बैठ के भोजन कर लो। आप शायद जानते हो न जानते हो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लॉन्जिटिविटी अगर किसी कंट्री की है तो वो जापान की है। 100 ईयर्स वहां नॉर्मल है, 100 साल तक आदमी जीना मामूली बात होती है। तो सबसे ज्यादा बूढ़े भी आज कंट्री में कहीं है तो जापान में है। उसका कारण ये कि वज्रासन में बैठ के भोजन करते हैं।
हमारे घर की जो सेंटर टेबल होती है वो जापानीज लोगों की लो लाइन डाइनिंग टेबल होती है, थाली का और होठों का मिनिमम कर देते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग पाटले पे बैठते थे, थाली नीचे होती थी और आदमी झुक के खाना खाता था, तो बुढ़ापे में कमर तीर कमान हो जाती थी। अब आप डाइनिंग टेबल पे बैठने लगे तो कमर सीधी हो गई लेकिन जोड़ों के दर्द की समस्या हो गई। तो जापानीज लोगों ने मिडिल पाथ निकाला कि वज्रासन में बैठ के सेंटर टेबल बीच में रख लियो, तो खाना खा लिया, खाना खाने के बाद वॉश बेसिन पे हाथ धोने के बाद आप हाथों को इस तरह से करने। अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम के इनिशियल एपिसोड्स देखे हों तो अमिताभ बच्चन कंटिन्यूसली हाथों को ये करता रहता है। अडवाणी जी को अगर आपने देखा हो वो हाथों को ये करते रहते हैं, पर ये मत करना, ये नेगेटिव है, इसको हाथ मलना कहते हैं, तो ये मत करिएगा, ये करिएगा। इसको 9 बार करना है और करके इसको आंखों पे रख के देखना, इतनी हीट जनरेट होगी ये आपके जठराग्नि को प्रदीप्त कर देगी। कारण यहाँ पे इंटेस्टाइन का पोर्शन है, यहाँ पेनक्रियाज है और यहाँ लीवर है। तो हमारे मुसलमान भाई इसको इस तरह से दबा देते हैं और उनका बकरा मुर्गा सब डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप खाना खाने के बाद, अच्छा खाना खाने के बाद तो ये करना ही करना है। कभी आपको इंडाइजेशन लगे, पेट में गुड़ गुड़ होने लगे, एसिडिटी खट्टी डकार आने लगे, उस समय भी आप इसको कर लेंगे तो भी आपका। इसके साथ एक मंत्र हम लोग सिखाते हैं कि मैंने जो कुछ भी अन्न को ग्रहण किया वह पूरी तरह से पचे, पच करके मेरे मन को शक्ति दे और मेरी सारी व्याधियों को दूर करे। खाना पच गया। इसके बाद 3-4 कॉमन प्रॉब्लम। आंखों पे चश्मे बहुत लगने लगे। मेरे आंखों के डॉक्टर ने जब मेरी आंखें चेक की बोले ऋषि जी बधाई हो, अब आपको 100 साल तक चश्मा नहीं लग सकता। मेरी उम्र 68 साल की है, क्या करें आपकी आंखें 100 साल देखती रहे। बिल्कुल सिंपल फार्मूला, सुबह उठे सबसे पहला काम आपने ये किया, ये करा, पैर किया, ये किया, पैर के तलवे रगड़ लिए, यहीं बैठ के पानी पी लो, सीधे उठ के वॉश बेसिन पे आ जाओ, मुंह में पानी भर लो जितना फुला सकते हो। माइंड इट वेल, माइंड इट वेल, माइंड इट वेल। आंखें बंद करके मुंह में पानी भर के 9 बार पानी छिड़को। गिव एन ऑटो सजेशन, माय आई साइट शुड इंप्रूव, माय आई साइट शुड इंप्रूव, माय आई साइट शुड इंप्रूव। 9 बार आज्ञा दे दें। आप रियलाइज करेंगे मुंह का पानी ल्यूकवार्म हो जाएगा, पूरी हीट अंदर परकुलेट हो जाएगी। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, 99.999% लोग खुली आंखों पे पानी छिड़क रहे हैं। ये जो नलों में पानी आता है क्लोरीनेटेड होता है और ये जो क्लोरीनेटेड वाटर है आंखों में रैशेस ला देता है, आंखें लाल हो जाती है, फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो आंखें बंद करके 9 बार पानी छिड़कना है और मुंह के, और उसके बाद ये जो मिडिल फिंगर है इससे इसको 3 बार हील कर दें। फर्दर आपकी आईसाइट इंप्रूव। तीसरा एक सहज योग है, हफ्ते में 1 दिन, संडे के संडे या जिस दिन आप अवकाश पे हो, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के घर की छत पे आ जाए। उगता सूरज होता है लाल रंग का, खुली आंखों से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, जहां पलक झपक जाए बंद कर दो। अब आदमी रात को लेट सोता है, सुबह लेट उठता है। अच्छा हाई राइजर्स हो गए, जंगल खड़े हो गए तो अपने को मॉर्निंग का सनराइज दिखता भी नहीं है। तो 9 बजे, 10 बजे, एनी टाइम बिफोर 11 o'clock सूर्य प्रखर होता है। प्रखर है तो आंखें बंद करके खड़े हो जाओ। आप रियलाइज करोगे 5 या 10 सेकंड के बाद आंखों के सामने एक रेड कर्टन आ जाएगा और ये जो रेड कर्टन आएगा दैट विल क्रिएट नेचुरल विटामिन डी फॉर योर आईज, जो आंखों के लिए अमृत का काम करेगा। हम सूर्य को अर्घ पिलाते थे पुराने जमाने में, उस समय इतने चश्मे नहीं लगते थे। आंखों की प्रॉब्लम, ग्रे हेयरिंग की प्रॉब्लम, बाल सफेद होने की समस्या, बाल जाने की, बाल कमजोर होने की समस्या, मेरे भी बाल सफेद होने लगे। मैं गया प्रभु के पास, मैंने कहा प्रभु मैंने तो आपकी सारी बातें मानी, मेरे बाल क्यों सफेद हो रहे हैं। ईश्वर ने कहा बेटा मैंने गीता में लिख रखा है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा प्रभु जवानी में बाल सफेद हो रहे हैं और आप कह रहे हो बहुत अच्छा हो रहा है। बोले बेटा जब आप धूप में निकलते हो सबसे ज्यादा हीट कौन एब्सॉर्ब करता है, काला कलर, काले बाल हीट एब्सॉर्ब करते हैं। उसके नीचे मेरा कंप्यूटर बैठा हुआ है ब्रेन, उसको गर्मी लगती है तो बालों को सिग्नल देता है टर्न ग्रे।
पहले औरतें सिर पे पल्लू लेती थी, लोग साफा लगाते थे, टोपी लगाते थे, अब तुम लगाना भूल गए। बाल काले हों सफेद हों कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल मजबूत होना चाहिए। अब बाल मजबूत करने के लिए क्या करना? मैंने देखा ट्रेनों में, फ्लाइटों में, बसों में लोग भीड़ों में दर 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 करके नाखून रगड़े जा रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब इससे क्या होता है? बोले साहब इससे बाल मजबूत होते हैं। अरे भैया नहीं होते हैं। अरे होते हैं, आपको नहीं मालूम। अरे हमें नहीं करना है, हमारे बाबा लोग किया करते थे। खड़ाओं की जटाएं होती थी, बालों में तेल डालते नहीं थे, कंघी कभी करते नहीं थे, और वो भी नाखून नहीं रगड़ते थे। जब आप बालों की मसाज करते हो तो नाखून के नीचे ये गद्दी जैसा स्थान है, ये स्थान एक्टिवेट होता था। तो हमारे जो रियल ऋषि मुनि थे वो ये गद्दी को एक्टिवेट करते थे, नाखून नहीं रगड़ते थे, वो ये गद्दी। ये लॉन्ग कट है, अगर आप इससे बाल मजबूत करने की कोशिश करोगे देर से होंगे। शॉर्टकट ये है, रात को सोने के पहले हफ्ते में 3 दिन, गर्मी में नारियल का तेल, ठंड में सरसों का तेल, उसमें चाहे तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें या आंवले का रस डाल लें विटामिन सी के लिए। बालों की मसाज करें, गिव एन ऑटो सजेशन, मेरे बाल मजबूत रहें, मेरे बाल मजबूत रहें, मेरे बाल मजबूत रहें, 9 बार आज्ञा दे दें। आपके बाल इतने मजबूत हो जाएंगे कि हम हमारे स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम में 40 किलो 50 किलो तक के बच्चों को कहते कि बेटा बाल पकड़ लो, लटका के बता देंगे, ट्रैक्टर खींच के बता देंगे। जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत बड़ी। क्यों बड़ी? कि वो बताया मैंने कि कारण हमारी अधिकांश स्त्रियां खड़े रह के प्लेटफॉर्म पे खाना बनाने लगी, खड़े रह के पानी पीने लगी, बैठ के दूध पीने लगी, तो वो सारी गड़बड़ चालू हुआ। तो जोड़ों के लिए, बालों के लिए तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हो, सरसों का भी ले सकते हो। जोड़ों के लिए सिर्फ सरसों का तेल और देसी गाय का घी मिल जाए तो अमृत। बाएं हाथ से दाएं पैर के तलवे की 9 बार मालिश करें और ऑटो सजेशन दें कि मेरे जोड़ों का दर्द ठीक रहे, मेरे जोड़ों का दर्द ठीक रहे, मेरे जोड़ों का दर्द, और दाएं हाथ से बाएं पैर की मालिश करें। और आज्ञा जिनको नहीं है उनको जिंदगी भर नहीं होगा, जिनका है उनका चला जाएगा। जिनको है वो जोड़ों पे भी हाथ फेरें, घुटने की ऊपर की तरफ, बाएं हाथ से दाईं तरफ और दाएं हाथ से बाईं तरफ। जोड़ों पे तो इधर से इधर, इधर से इधर, जहां भी आप ऑयल करेंगे ये करें। और ऑटो सजेशन चलना जरूरी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जिस जगह पे कोई ऑयलिंग नहीं करता, और वो ऑयलिंग है घुटने के अपोजिट साइड का जो कब्जा है। आपके एड़ी से लेके कूल्हे तक एक काफ मसल चलती है, जो काफ मसल आपके हड्डियों को रीइंफोर्स करती है, जो जोड़ों के दर्द को नहीं होने देती, और उस काफ मसल की कोई मालिश नहीं करता। तो हमें एड़ी से पकड़ के उल्टी तरफ, मतलब एड़ी से लेके ऑयल करते जाएं और घुटने तक लेके कूल्हे तक ले जाएं। ये 9 बार कर लें ऑयल लेके। अगर आपने काफ मसल को मजबूत कर लिया तो कभी जोड़ों के दर्द की समस्या नहीं होगी, दोनों तरफ से। अब इस मिलेनियम की सबसे बड़ी बीमारी है हार्ट फेल। चलते फिरते लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। क्या करें? आपका दिल 100 साल धड़कता रहे। ईश्वर से ही पूछा, ईश्वर ने कहा बेटा एक सर्वे करो, पता लगाओ कि जिस किसी को भी हार्ट अटैक आता है सबसे पहला काम वो क्या करता है? तो प्रभु वो तो छाती पकड़ के बैठ जाता है। बोले बेटा वही बता रहा था मैं। कबीर दास जी हमारे एक दोहा लिख गए कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। देखिए आदमी कितना मतलबी होता है, कितना सेल्फिश होता है। ये जो दिल है ये बेचारा 24 घंटे आपके लिए धक 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 करे जा रहा है, और 24 घंटे में 5 सेकंड का समय आपके पास नहीं है कि उसके बाद हाथ रख के बोल दे कि बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहा है यार, ऐसे ही करते रहना। कोई करता है? कोई नहीं करता। और जब दुखता है पकड़ के बैठ जाते हो। 24 घंटे में 5 सेकंड के लिए समय मैं बता देता हूं। नहाने के बाद जब आप टॉवेल से बॉडी क्लीन कर लो, 5 सेकंड के लिए सीने पे हाथ रखो, हरिओम बोल सकते हो सबसे बढ़िया, ओम बोल सकते हो उससे बढ़िया, गायत्री मंत्र बोल सकते हो उससे बढ़िया, नहीं तो इतना ही बोल दो कि बेटा ऑल इज वेल। ये जो प्यार करने की प्रक्रिया है साल में 364 दिन की है। साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365वें दिन आपको एक एक्शन और करनी है। आपने देखा होगा मुहर्रम आती है तो हमारे मुसलमान भाई या हुसैन या हुसैन या हुसैन करके इसकी 9 बार पिटाई लगाते हैं। वो तो ज्यादा लगाते हैं लेकिन कम से कम हमें 9 बार लगानी है। तो
वो आपके शादी वाला दिन भी हो सकता है, बर्थडे वाला दिन भी हो सकता है। इसकी पिटाई 9 बार जरूर लगा दे और कह देना कि बेटा अगर तूने बराबर से काम नहीं किया तो ऐसी मार भी पड़ेगी। और उसके बाद भी यदि आपका हार्ट फेल हो जाए, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन सुरेश राठी जी मेरे बहुत बड़े करोड़पति मित्र हैं, इनसे आके 5 करोड़ रुपया नगद ले आना। बस हार्ट फेल के बाद ही आना, 3 सर्टिफिकेट लगेंगे डॉक्टर्स के कि हार्ट पूरी तरह से फेल है, तभी जाके आपको पेमेंट मिलेगा। हार्ट फेल होगा ही नहीं। अब ये जितनी क्रियाएं मैंने आपको बताई, ये आपको स्वर्गीय करने के लिए काफी है। कई लोग मेरे से सवाल उठाते कि ऋषि जी आप स्वर्गीय कैसे हो गए? मेरा चिंता मुक्त जीवन है। बाजार में कितनी महंगाई बढ़ जाए मेरे को असर नहीं होता। क्या महंगा हो गया? टूथब्रश टूथपेस्ट बहुत महंगे हो गए, लगते ही नहीं। चाय कॉफी बहुत महंगी हो गई, पीते ही नहीं। अच्छा, जब पीते नहीं है तो पिलानी भी नहीं पड़ती, 6 गुना फायदा है। साबुन शैम्पू बहुत महंगे हो गए, लगते ही नहीं। दवाएं बहुत महंगी हो गई, ताली भी आगे ठीक हो जाते हैं। फिर कई लोग सवाल उठाते हैं कि ऋषि जी, एक तरफ तो आप कह रहे हो टूथब्रश टूथपेस्ट मत करो, चाय कॉफी मत पियो, साबुन मत लगाओ, शैम्पू मत लगाओ, जानवर लगाते हैं क्या? कल तो आप एक के दोगे कपड़े भी मत पहनो, जानवर कौन से कपड़े पहनता है? कल आप एक के दोगे मकान में भी मत रहो, जानवर कौन से मकान, दोगे कार को, कल आप एक के दोगे मत जाओ, कल आप एक के दोगे एसी में भी मत बैठो। बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप कर्मयोगी हो, वीर भोग्य वसुंधरा, आपको सारे सुख भोगने का हक है। आप बढ़िया से बढ़िया मकान में रह सकते हो, बढ़िया से बढ़िया खाना खा सकते हो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में घूम सकते हो, बढ़िया से बढ़िया खाना खा सकते हो। लेकिन कब खा पाओगे? जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब हेल्थ आपकी अच्छी होगी। मार्केट में 2 तरह की सेलिंग होती है, एक नेगेटिव सेलिंग, एक पॉजिटिव सेलिंग। रोटी कपड़ा और मकान से जितनी रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो पॉजिटिव सेलिंग में है, और ये जो 10 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं ये नेगेटिव सेलिंग में है। आज आप भारत के किसी भी बड़े मेट्रो में चले जाओ, आपको 4 चीजें कॉमन मिलेंगी कि हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, उद्योग धंधों की 12 बज रही है, आम आदमी परेशान है, किसान हैरान है, लेकिन दारू की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, पान गुटखे सिगरेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। तो इज इट ए गुड साइन और इज इट ए बैड साइन? तो जब ये नेगेटिव सेलिंग का पैसा पॉजिटिव सेलिंग में लगेगा, ये हमारी कोर सेक्टर की इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, तो हमारी पॉजिटिव सेलिंग बढ़ेगी। और जो 3 से 4 हजार करोड़ रुपए रोज का हमारा मेडिकल बिल है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। अब लास्ट हमारा कंक्लूडिंग सेशन है कि आप तो स्वर्गीय हो गए, लेकिन आपका घर यदि नर्क हो तो आप किसी काम के स्वर्गीय नहीं। तो सेकंड स्टेज आती है, आपका घर नर्क ना बने। तो घर को स्वर्ग कैसे बनाए? तो हमारा एक स्पाउस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, स्पाउस नहीं है, वाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम है। इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू कैन मैनेज योर वाइफ देन यू कैन मैनेज इंटायर वर्ल्ड। तो हाउ टू मैनेज वाइफ वो भी मैं आपको 10 मिनट में सिखा दूंगा। कई पत्नियां पूछती मेरे साथ हाउ टू मैनेज हस्बैंड, वो भी सिखा दो। तो कमजोर आदमी को मैनेज नहीं करना पड़ता, तो जो पावरफुल है उसको मैनेज करना पड़ता है। तो हाउ टू मैनेज वाइफ हमारा पूरा कंसेप्ट है, वो अभी आपको सिखाएंगे। तो घर नर्क क्यों बनता है? ईश्वर ने कहा बेटा जब आदमी की शादी होती है उसके जीवन में 3 स्टेजेस आती है। पहली स्टेज में पति चिल्लाता है, पत्नी सुनती है। सेकंड स्टेज में पत्नी चिल्लाती है, पति सुनता है। थर्ड स्टेज में पति पत्नी दोनों चिल्लाते हैं और आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले सुनते हैं। एक विद्वान ने अपना मंतव्य व्यक्त किया कि जो पत्नी होती है प्रारंभ में चंद्रमुखी होती है, उसके बाद सूरजमुखी हो जाती है और उसके बाद ज्वालामुखी हो जाती है। क्यों? पत्नी की व्याख्या ये है कि जो हमेशा पति पे तनी रहे वो सबसे बढ़िया पत्नी। अंग्रेजों ने जब वाइफ शब्द बनाया वो सोच समझ के बनाया। वरीज इनवाइटेड फॉर एवर, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, WIFE। तो पत्नी कहती है कि विथ इडियट फॉर एवर, लेकिन ये भी कहा कि नो लाइफ विदाउट वाइफ। एक गुरु मंत्र में आपको देके जा रहा हूं, जरूर याद रखिएगा, बहुत लंबे समय तक काम देगा। कि लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को सुखी रखिए। मैं अभी एक IPS एकेडमी में था हैदराबाद में, तो ये मंत्र मैंने वहां फ्लैश किया। तो एक बंदा पीछे से पूछता साहब किसकी? मैंने कहा भैया वो आप डिसाइड करना, लेकिन इस मंत्र को याद रखना। तो लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को सुखी रखिए। देखिए शब्द जो है वो ब्रह्म है, अधिकांश शब्दों के उत्तर उसी में छुपे। यदि शब्दों को आप उल्टा पुल्टा कर लो और जीवन में उतार लो, कभी दुखों को प्राप्त नहीं करोगे।
जैसे एक आम आदमी को जीवन में दिशा कब मिलती है, तो दिशा का उल्टा कर दो शादी, शादी के बाद ही दिशा मिलती, नहीं तो यही भटकता रहता है। एक शब्द है किसी को कुछ देना, उल्टा कर दो ना दे, किसी से कुछ लेना, उल्टा कर दो ना ले। ये देना और लेना, करप्शन नहीं खत्म हो गया। रम पियोगे जल्दी से मर जाओगे, यम के पास जाना है तो मैं के पास जाओ। नेता क्या करता है, ताने देता है। नेताजी जिताने की बात करते हैं। शादी के पहले जो बालम होता है, शादी के बाद मलबा हो जाता है, तो बालम का उल्टा कर दो मलबा और मलबा का उल्टा कर दो बालम। लेडी क्या करती है, डिले कर देती है, लेडी का उल्टा कर दो डिले। रमा के चक्कर में पड़ोगे मार खाओगे, लीना के चक्कर में पड़ोगे नाली में जाओगे। रिया की यारी में सुशांत सिंह मारा गया, अभी लेटेस्ट वाला है। तो रमा के चक्कर में पड़ोगे मार खाओगे, लीना के चक्कर में पड़ोगे लतिका बना देगी कातिल। एक शब्द है लोन, वो खुद ही कह रहे हैं न लो, लेकिन लोग लाइन लगा के ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं और दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। एक शब्द है मेडिकल, उसका उल्टा कर दो लकड़ी में, यदि आपको लकड़ी में जल्दी जाना हो तो मेडिकल में जाओ। एक शब्द है दवा, दवा का उल्टा कर दो वाद। किसी भी प्रकार की दवा ले लो, परिणति उसकी वाद में ही होनी है। अभी क्या चल रहा है आज की तारीख में, कोरोना, उसको उल्टी तरफ से पढ़ो, ना रोको। अगर कोरोना को रोकोगे तो बढ़ेगा, और नहीं रोकोगे तो निकल जाएगा। रोको मत, जाने दो, अपने आप चला जाएगा। तो जो लोग केयर कर रहे हैं उनको कोरोना ज्यादा हो रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो कोरोना का उल्टा कर दो। तो देखिए, आप कुछ लेके जाओ मत जाओ, दो शब्द आप जरूर गांठ बांध करके ले जाना, ये आपकी जिंदगी तार देंगे। ये जो हमारे सुरेश जी है, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करें कि आपका लाभ हो। तो लाभ का उल्टा कर दो भला। अगर आप लोगों का भला करोगे, आपका शर्तीय लाभ होगा। क्या करें लोग आपको याद रखें, तो याद का उल्टा कर दो दया। अगर आप लोगों पे दया करोगे, लोग आपको याद रखेंगे। रोड पे चलो तो डरो, जो आदमी आपको टोपी पहना है उसको पीटो। यदि आपको टॉप पे रहना है तो जो बंदा टॉप पे बैठा है उसको पटा। तो हमने सुरेश राठी जी को पटा लिया तो आपके बीच में आ गए। तो शब्द जो है वो ब्रह्म है। ईश्वर ने कहा बेटा तुम जानते हो सुख क्या है? नहीं मालूम प्रभु। बोले सुख की एक छोटी सी कल्पना है कि खाने के लिए थलिया हो, थलिया मतलब थाली, बैठने के लिए पटिया हो, पटा, सोने के लिए खटिया हो, रहने के लिए कुटिया हो। ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी लेवल पे हो सकती है। फिर सिर पर माँ बाप का आशीर्वाद हो, घर में बच्चों का खिलबिलाट हो, और शाम को जब आदमी घर पे थक के पहुंचे तो डांटने वाली बीवी का साथ हो। और महंगा प्रभु सब तो समझ में आ गया, ये आखिरी चीज समझ में नहीं आ रही। बोले बेटा ये भी समझा देता हूँ। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो स्त्री होती है ना, प्रेस और स्त्री दोनों गर्म होना चाहिए। जितनी ज्यादा गर्म उतनी ज्यादा अच्छी। देखो साहब, कपड़े में कितने रिंकल्स हो, कितने सल हो, प्रेस गर्म हो फेर दो, कपड़ा बिल्कुल सीधा। बोले आदमी कितना ही बिगड़ा, बोले इसकी शादी करा दो, बोले सब ठीक कर देगी। तो स्त्री का गर्म होना बहुत आवश्यक है। अब स्त्री गर्म क्यों होती है? जब सुबह उठती है तो चंद्रमुखी होती है, बड़ा अच्छा मूड होता है उसका। जैसे जैसे सूरज चढ़ना चालू होता है उसका पारा चढ़ना चालू होता है। पुराने जमाने में क्या करती थी, कपड़े धोना चालू कर देती थी, तो दर 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 करके कपड़े धोती थी, तो सारा गुस्सा कपड़े में निकाल देती थी, तो आदमी बचा रहता था। फिर आदमी को नहीं धोती थी। अब वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़े उठा के उसने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उसका गुस्सा वहीं के वहीं रिस्टोर हो रहा है। दोपहर को रगड़ रगड़ के बर्तन साफ करती थी तो बर्तन में गुस्सा निकाल देती थी। अब बर्तन वाली बाई आती है, अच्छा बाई को डांट नहीं सकती, डांटे तो भग जाए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। शाम को उसको आदमी मिलता है, बोले ये ठीक है, बोले इसको निपटाओ। सारा ज्वालामुखी वो शाम को जाके ब्लास्ट होता है। डांटती वो क्या है? डांटती ये है कि 7 बजे का बोल के गए थे, 11 बजे 12 बजे घर पे टिक रहे हो, थे कहां? somebody is waiting for you, कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये भावना ही अपने आप में सुखदायी है, बहुत बहुत सुखदायी है। विदेशों में तो ये होता है कि जब आदमी शाम को घर पे थक के जाता है तो उसको बाहर बोर्ड लगा मिलता है कि आप कतार में हैं, कृपया इंतजार कीजिए। यहाँ कम से कम आपकी पत्नी आपका इंतजार तो कर रही। तो हम लोगों ने 12 डाइवोर्स केसेस लिए, जिनका घर बिल्कुल नर्क बन गया, लड़ाई झगड़ा मार पीट नौबत तलाक की आ गई। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया आपने बहुत अच्छा निर्णय ले लिया, 2-4 दिन और निभा लो,
हो सकता है हम आपके घर को स्वर्ग बना दें। 12 ही लोगों को अलग अलग बिठाया और काउंसलिंग करना चालू की। क्या देखा, 12 ही लोगों में एक चीज कॉमन आ रही थी कि जब वो थर्ड स्टेज आई तो पत्नी ने गुस्से में आके एक डायलॉग किसी न किसी रूप में अपने पति को सुना दिया कि मेरी किस्मत फूटी थी जो तुम्हारे जैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ा। मेरे यहाँ तो बड़े बड़े घर से रिश्ते आए थे, मेरे कॉलेज की कितने लड़के मेरे चक्कर लगाते थे और मैंने तुमसे शादी की और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो आदमी भी भड़कता है कि तू क्या बातें कर रही है, 15-15 20-20 पेटी लेके तो मेरे यहाँ भी लोग बैठे थे, बंगला अलग दे रहे थे, गाड़ी अलग दे रहे थे, और मैंने तेरे से शादी की और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था, क्या करें इनका घर स्वर्ग बन जाए। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी पत्नी इस प्रक्रिया में कोऑपरेट नहीं कर रही थी, कारण उसकी सिक्योरिटी का सवाल था। वो ये देखती थी कि 12-12 औरतें रोज आके बैठती, कहीं ऐसा नहीं हो अपने आदमी को छोड़ दे, मेरे आदमी को पकड़ ले तो कोई तीसरा लफड़ा हो जाए, जमाना ऐसे ही खराब चल रहा है। एकता कपूर ने घर घर की 12 भैया रखी। एक दिन रात को 11:30 पौने 12 बजे हम लोग काउंसलिंग निपटा के घर पहुंचे। हमारा ज्वालामुखी बिल्कुल तैयार था। जैसे ही साहब उसने दरवाजा खोला, ये का यही डायलॉग उसने मेरे पे डिलीवर कर दिया कि मेरी किस्मत फूटी थी कि तुम्हारे जैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ा। लोगों के फटे में पैर देते फिरते हो, क्या मतलब है किसी का घर स्वर्ग बन रहा है, नर्क बन रहा है, घर में बैठो। अब मैं बड़ा घबराया, मैंने कहा 12 केस निपटाते निपटाते 13वां अपने ही घर में चालू हो गया। ऐसे समय में जब आदमी के सामने अंधकार होता है, वो ईश्वर को आवाज लगाता है कि बोले प्रभु बचाओ, प्रभु आए। कान में एक मंत्र फूक गए कि बोले बेटा इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू कैन मैनेज योर वाइफ देन यू कैन मैनेज एंटायर वर्ल्ड, एंड इफ यू कैनॉट मैनेज योर वाइफ यू कैनॉट मैनेज एनीबॉडी। तो हाउ टू मैनेज वाइफ, वो मंत्र में तेरे को ले जाता हूँ। तो प्रभु बहुत महान हो आप, प्रभु चले गया। पत्नी के पास खाना गर्म कर रही थी, धड़ धड़ फड़फड़ चल रहा था। सबको मालूम है लेट होने के बाद क्या होता है। जाके खड़ा हुआ, मैंने देख भगवान तेरे को एक बात बताता हूं मैं, हो सकता है पति तेरे को बहुत ही खराब मिला हो, बहुत ही नालायक मिला हो, लेकिन एक सत्य मैं तेरे को बता देता हूं कि मेरे को पत्नी बहुत अच्छी मिली। अब उसका आधा पारा तो ऐसी डाउन हो गया कि बोले बेचारे को अभी अपन ने इतने सिक्के सुनाए, फिर भी कह रहा है कि पत्नी बहुत अच्छी मिली, बोली कुछ नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि कभी तूने सोचा ऐसा क्यों हुआ? बोले देखो रात की 11:30 पौने 12 बज रही है, मेरा दिमाग ऐसे ही सनका हुआ है, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, नहीं तो और सिक्के सुनोगे। अरे मैंने कहा तू सुन तो ले, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने कर्म बहुत अच्छे करे थे, तो मेरे को पत्नी बहुत अच्छी मिली। अब तेरा तू जान, अब तूने जैसे कर्म करे वैसा पति मिला, अब उसमें मेरी क्या गलती? तो वो वाला दिन है और आज का दिन है। हमारे फ्रेंड्स लोग मजाक करते हैं कभी कभी टेलीफोन पे कि भाभी जी आपको आदमी कैसा मिला है? अरे बोले भाई साहब बहुत अच्छे मिले हैं। अभी कह दूंगी कि खराब मिले तो आप भी कह दोगे कि तूने कर्म खराब किए होंगे तभी तो तेरे को आदमी खराब मिला। अच्छा, हमारी ज्वाइंट फैमिली, सास बहू साथ रहती है। एक दिन सास बहू की लड़ाई हो गई। मेरी मदर ने गुस्से में आके डायलॉग मेरी वाइफ को सुना दिया कि मेरी किस्मत फूटी थी जो तेरे जैसी बहू मेरे पल्ले पड़ी। इसके पास भी जवाब हाजिर था कि हो सकता है सासू माँ आपको बहू बहुत खराब मिली हो, लेकिन मेरे को सासू माँ बहुत अच्छी मिली। बोले क्यों? बोले मैंने कर्म बहुत अच्छे करे थे, अब आपका आप जानो। अब सास बहू की तारीफ करती रहती है और बहू सास की, और मैं प्रभु के गुण गाता रहता हूँ कि प्रभु घर स्वर्ग बन गया, आप स्वर्गीय हो गए, आपका घर स्वर्ग बन गया, विश्व अपने आप स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, अब क्या हो रहा है कि अभी कोरोना चल रहा है, मीडिया हमको कोऑपरेट नहीं करता, हर लोगों तक पहुंच नहीं सकते, तो हम लोगों ने क्या करा है, किट बनाई इसकी, जिसमें आपको एक किताब, ऑडियो वीडियो की लिंक और ये प्लेट, ये घर बैठे आपके घर पे पहुंच जाएगी। 500 रुपए की किट है और 200 रुपया कुरियर चार्ज है। इंडिया में कहीं पे भी भेजना हो तो 700 रुपए में आपके घर पे सारी चीजें। तो घर बैठे आप खुद सीखो, दूसरों को सिखाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका। अभी बॉम्बे में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा ऋषि साहब मैं हर साल हजारों रुपए की, लाखों रुपए की मिठाई बांट देता था, तो इस साल मैंने आपकी आयुष्मान भव किट बनाई है, जिसमें ये प्लेट भी है, तांबे का लोटा, तांबे का बॉटल भी रख दिया उन्होंने, ये भी रख दिया, और वो 1000 रुपए की। बोले इस साल मेरे को 1000 किट मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा लोगों में। तो कोशिश करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें। जो लोग हमसे संपर्क करना चाहें, वेबसाइट arunrishi.com है, मोबाइल नंबर आप चाहें तो नोट कर लें, 942533
9266। नहीं तो सुरेश जी हमारे संपर्क सूत्र हैं। मोबाइल नंबर एक बार फिर बोल देता हूँ, 9425332266। यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी चीजें आपको अवेलेबल नेट पे हो जाएगी और ये सारी चीजें यहाँ से मिल जाएगी। किन्हीं लोगों के प्रश्न होंगे, अपना फीडबैक इस मोबाइल नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, तो क्या होगा कि मेरे को मालूम पड़ेगा कितने लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा। और मैं सुरेश जी का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, ये मेरे को बार बार बुलाते रहते हैं और गुरु दक्षिणा सुरेश जी देते हैं। क्यों देते हैं कि ताली आप सब लोग बजाओगे तबीयत उनकी ठीक होगी। तो पिछले कितने सालों में राजस्थान में शुरुआत उन्होंने कराई थी, और जब भी आता हूँ 4-5 प्रोग्राम जोधपुर में अभी उत्कर्ष में कराया था, बाकी कई जगह किए थे, तो हमें इसको बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू क्लैप, वो सिखा देता हूं, देन वी विल फिनिश द थिंग्स। जब भी आप ताली बजाएं, आपका शरीर किसी कुचालक पर खड़ा हो, पैर में जूता हो, चप्पल हो, स्लीपर हो, आसन हो या ये प्लेट हो, इस प्लेट पर खड़े रह के ताली बजाएंगे, इफेक्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए, किसी भी धर्म की प्रार्थना, मुसलमान भाई नमाज पढ़ेंगे तो नीचे कंबल या चादर डाल देंगे, जैपनीज लोग प्रे करेंगे तो वुडन प्लेटफॉर्म पे करेंगे। हमारे यहाँ भी हम लोग मंदिर जाते थे तो एक आसन साथ लेके जाते थे। अब आसन तो कोई लेके जाता नहीं, ग्रेनाउट पे खड़े रहता है, खूब ताली बजाता है, ताली शॉर्ट सर्किट होके खाली हो जाती है और किसी काम की नहीं रहती। तो जब भी ताली बजाएं, आपका शरीर बैड कुचालक पर, बैड कंडक्टर पर खड़ा। हैंड्स मस्ट बी ऑयली, सिर में तेल होता है तेल लगा ले, नहीं तो एक हाथ बूंद तेल की लेके या गाय का घी लेके इसको ऑयली कर लें। अब ये जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, जो वर्किंग से नॉन वर्किंग को हिट करना है, जो लेफ्टी है लेफ्ट से राइट पर, और जो राइटी है राइट से लेफ्ट पर, एक उंगली से 4 बार। हम कहते हैं ये लायक बेटा है आपका और ये नालायक बेटा है। वर्किंग हैंड लायक है, नॉन वर्किंग नालायक है। लायक से नालायक की पिटाई करना है 4 बार, आंखें बंद करके। 1 2 3 4, फिर 2 ले लें, 1 2 3 4, फिर 3 ले लें, 1 2 3 4, फिर 4 ले लें, 1 2 3 4, पंजा खोल के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, स्टार्ट हो जाए। जहां एग्जॉस्ट हो जाए, जहां थक जाए, ये मिडिल फिंगर है, इसको आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार दें। आंख पे चश्मा लगा है उतर जाएगा, नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लैप करें तो हम लोग आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ताली बजाते समय आप कौन सा संकट दूर कर, आप चाहते हो मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, आप चाहते हो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, आप चाहते हो मेरी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आप चाहते हो मेरा वजन कम हो जाए, मल्टीपल प्रॉब्लम हो, तो हमारा मंत्र होता था अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो। जो भी सोचना है मिनिमम 9 बार सोचना है। तो 9 दिन के बाद बॉडी में इसके एंटीटॉक्सिन खुद डेवलप होंगे। इस क्रिया को मेडिकल लैंग्वेज में एनएलपी बोला जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कई लोग इसको हिप्नोसिस भी बोलते हैं, सेल्फ हिप्नोटिज्म। हम अपने बॉडी को हिप्नोटाइज करके उसको हील कर सकते हैं। एनएलपी बोलो, सेल्फ हिप्नोटिज्म के लो, जो भी कह लें, इसको आप कर सकते हैं। तो इसको रेगुलरली करना है। एक राय और आपको दे दूं कि जैसे आज आपने कार्यक्रम सुना, क्या चाय पीना खराब है, कल से बंद, कभी मत करना। कारण आपको चाय पीने का एडिक्शन है, आप इतने बरसों से चाय पी रहे हो। आप एक संकल्प करना कि मैं आज 1 चम्मच चाय कम पीऊंगा। दिन में 3 बार पीते हो, 1-1 चम्मच निकाल के फेंक दी, दूसरे दिन 1.5 निकाल के फेंक देना, तीसरे दिन 2 निकाल, और टेपर करके इसको खत्म कर देना। छोटी छोटी चीजों से काम चालू करें। पैर के तलवे रगड़ना बहुत आसान काम है, सुबह उठ के ये करना। शेविंग बनाना बहुत आसान है, उससे शुरू कर सकते हैं। मंजन के लिए भी आप, मंजन में भी हम लोग कहते हैं कि एक बार आप पेस्ट से कर लो और एक बार आप, तो थोड़ी दिनों बाद आदत चेंज हो जाएगी, नहीं तो एकदम करोगे तो लगे पता नहीं क्या हो रहा है। तो छोटी छोटी चीजों से जीवन में परिवर्तन लाएं और अपने को, स्वयं को, परिवार को, समाज को, देश को और विश्व को स्वर्गमय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल पूछना चाहें तो 1-2 सवाल अपन ले सकते हैं सुरेश जी, और नहीं तो विल फिनिश द थिंग्स। कुछ आप कहना चाहें तो कह दें।
कितने लोग ज्वाइन हो गए आज? सर 185। बहुत बढ़िया, ठीक है। सागर, यस सर। सौरभ को बुला लो। हाँ सौरभ जी आ गए। प्रणाम अरुण ऋषि अंकल। हाँ, कैसे हो बेटे? बहुत बढ़िया। बस, ठीक है, मैं करीब 15 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ ठीक है। और मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि पिछले 15 वर्षों में ऐसा लग रहा है कि अंकल जवान हो रहे हैं और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अरे बाप रे बाप। तो नहीं, तो ये अंकल सबसे पहले मैं मेरा मैं नहीं, मैं मैं आपके मेरा पापा निजी ने धन्यवाद नहीं, देना चाहूंगा आपको। आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपके पापा ने कह रखा है कि जिस दिन ऋषि जी आप बूढ़े लगोगे जोधपुर में घुसने नहीं दूंगा और दक्षिणा भी नहीं दूंगा, इसलिए मेरे को मेंटेन करके रखना पड़ रहा है कि जजमान की सड़क नहीं जाए। हाँ, तो बोलो बेटा। इसीलिए सबसे पहले मैं मेरा निजी धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि थैंक यू। आज आपने एक बहुत रहस्य वाली बात खोल दी। मेरी बीवी हमेशा ये कहती है, महीने 2 महीने में एक बार टोक देती है कि हाँ, देखो अपने आप को बाल सफेद हो रहे हैं। तो अब मैं हाँ, उसको जरूर कहूंगा कि भाई ये तो सूर्यदेव की मेहरबानी है। हाँ। तो अगर तुम चाहो कि सूर्यदेव की मेहरबानी मेरे पे बनी रहे तो इन बालों को सफेद ही रहने दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आनंद जी को देख लो, आनंद जी को भी, हाँ, आज मैं आनंद जी का एक वीडियो देख रहा था। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। अब मैं सभी को यही कहूंगा कि भाई जिस पे सूर्य की मेहरबानी होती है उसके ऊपर ये आशीर्वाद होता है। बस वो आशीर्वाद है और आपके अंकल, बाल आपके ब्रेन को अच्छे से काम करने देंगे। बिल्कुल। और हम ईश्वर से कृपा करते हैं कि आपने जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना आवेदन कर रखा है कि पिछले 40 वर्षों से आपने वो सभी चीजें नहीं ली जो हमारे जीवन का हिस्सा थी और आप निरोगी बने हुए हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इसको एक्नॉलेज करेगा और आपको इससे डेफिनेटली नवाजा जाएगा। पता नहीं हम कब करता है, स्वर्गीय होने के बाद करेगा शायद। परिवार नहीं देखो अंकल, ये एक विडंबना है कि आदमी की कीमत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। तो इसीलिए मैं स्वर्गीय हो हम गया। जरूर लेकिन ये प्रार्थना करेंगे, हाँ, तो हम जरूर ये प्रार्थना करेंगे कि आपके रहते रहते ही आपको अकलर्ड अवार्ड मिल जाए। ठीक है। पूरे सुरेश राठी परिवार की तरफ से हम अंकल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा अंकल, मैं पिछले 33-34 वर्षों से क्रॉनिक अस्थमैटिक था। बट आफ्टर लिसनिंग टू यू, आफ्टर लिसनिंग टू योर सिंपल सॉल्यूशंस, आप जो बताते हैं वो इतना आसान होता है कि आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक्यूप्रेशर बेल्ट के ऊपर खड़ी रहने के उसके लिए आपको प्लान करने की जरूरत नहीं है। आपको मंजन करने के लिए अगर आपको हल्दी चाहिए तो उसके लिए प्लान करने की जरूरत नहीं है। आपको क्लैप करने के लिए बिल्कुल भी प्लान करने की जरूरत नहीं है। तो मैं मेरे सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हमें ज्ञान का सागर मिला है, असली उसका अमृत हम तभी ग्रहण कर पाएंगे जब उसमें से, मैं कह रहा हूं भले 2 चीजें, हमें जरूरत नहीं है वो 10 चीजें अपनाने की, लेकिन उन 2 चीजों को हम जरूर अपनाएं जो हम हमारे निरंतर जीवन शैली में अपना सकें। अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः पूरे सुरेश राठी परिवार से कि आपने इतने सिंपल सॉल्यूशंस बताए और हमारा जीवन बेहतर करने की कोशिश की आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पापा प्लीज। साथियों, अरुण जी जितने सिंपल दिख रहे हैं, अगर मैं इनका बैकग्राउंड बताऊं आपको तो ताज्जुब होगा। हिंदुस्तान की जितनी विधानसभा है सब जगह इनका लेक्चर हो चुका है। जितने पुलिस डिपार्टमेंट है वहां इनका लेक्चर हो चुका है। लता मंगेशकर जो है वो इनके चाची जी की सगी बहन है। और नरेंद्र जी मोदी जब आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले जब एक आरएसएस के स्वयंसेवक थे तो इनके साथ कमरे में जमीन पे सोए थे वो। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो ये अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, पर आज की तारीख में इतने ऊंचे लेवल पे पहुंच के इतनी सादगी में रहना और सादगी से बात करना बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और अरुण जी, एक चीज बता दूं मैं आपको, जब से मैंने आपको सुना है 15 साल से मैं साबुन नहीं लगा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और कैलाश जी साडा जो हमारे साथ में है वो दूध से पिछले 15 साल से सेविंग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और दीपा अरोड़ा हमारी कलीग है
हाँ। वो मतलब पिछले 30 सालों से ना तो मेडिसिन ले रही है, बहुत अच्छा, ना चाय कॉफी ले रही है। तो बढ़िया। मेरा ये मानना है कि भाई आपको सुनने के बाद में लोग बाग चेंज होते जा रहे हैं, और मेरा पर्पज यही है भाई कि अब चूंकि प्रोग्राम तो अपने बार बार नहीं कर सकते हैं, पर सही बात सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनकी वेबसाइट पे जाके, इनकी यूट्यूब पे जाके जो प्रचार कर सके हैं, मतलब आज की तारीख में बगैर पैसे खर्च किए प्रचार करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। और वो करना चाहिए अपने को। तो अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने तो 2 घंटे दिए, और Thank you. आशा करता हूँ सभी लोग लाभ उठाएंगे। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम, थैंक यू सर। धन्यवाद। ठीक है सागर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू अमित, प्रणाम। थैंक यू बेटे।